दो बात से स्टार्ट करेंगे, एक अपना और एक तुम लोगों के 22,000 वैकेंसी से रिलेटेड। मेरा मद्य निषेध में भी रिजल्ट हुआ है, सब जानते ही हो। जो लोग यूट्यूब पे नए जुड़े हैं, एक बार प्रूफ देख लो, नहीं तो सब उंगली उठाता है कि पहले खुद नौकरी लो, बाद में ज्ञान देना। 28,361 30 210, 28,361 30 210। अब कोई मेरे पे उंगली नहीं उठाएगा। अब तुम लोग का इम्पोर्टेंट बात, 2 से ढाई महीना में बिहार पुलिस का 22,000 वैकेंसी आने वाला है, सबको पता होगा ही। बस एक बार कमेंट करना कि हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन करने नहीं आएगा, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना है ये पता नहीं होगा, तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाता है, चाहे कितना भी पढ़ लो। 7 से 8 मिनट का एक वीडियो बना देंगे, बस एक बार कमेंट कर देना। आज एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का चैप्टर 6 उत्तक स्टार्ट करना है। ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर था जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ लिए हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जाकर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, और इसका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चंस भी करेंगे। चैप्टर 6 उत्तक का क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में हमेशा देखे होगे कि एक हमेशा क्वेश्चन पूछता है, देखो ये वाला, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थाई उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? एस्केलेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, कोलोरेनकाइमा, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, और ना ही लूसेंट में बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो इसमें कहाँ दिया हुआ है, देख लो। इस चैप्टर में मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एपिडमिड्स के बारे में पढ़ना है, पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ना है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। देखो कोलोरेनेकाइमा क्या होता है, यहाँ देखो एस्केलेरेनेकाइमा क्या होता है, यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और लूसेंट में डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिका के बने होते हैं। हम लोग चैप्टर 5 में क्या पढ़े थे कि जितना भी जीव है या पौधा है वो सब कोशिका से बना होता है। एक कोशिक जीव, अब देखो जीव भी दो तरह का होता है, एक होता है एक कोशिका से बना हुआ, और एक होता है लाखों कोशिका से बना हुआ। तो इसमें एक कोशिक जीव के बारे में बात कर रहा है। तो एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा। अब पहले यहाँ पे जान लो, जैसे अमीबा क्या है, एक कोशिक वाला जीव है। तो और कौन कौन सा एक कोशिक वाला जीव है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 5 में। देखो यहाँ पे अमीबा है, क्लैमिडोमोनास है, पारमीसियम है, बैक्टीरिया, ये सब क्या है भाई, एक कोशिका वाला जीव है। तो इसमें अमीबा के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है कि अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति भी करता है, भोजन लेने की क्रिया भी करता है, गैसीय विनिमय करता है। गैसीय विनिमय क्या होता है भाई, तो गैसों का एक्सचेंज करता है, मतलब अपने बॉडी से गैस लेता है, छोड़ता है। उत्सर्जन क्रिया भी करता है। कैसे उत्सर्जन क्रिया क्या होता है भाई, तो शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना, इसको बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया। तो ये सब सारा काम अमीबा अपने एक कोशिका से ही करता है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में हम लोग आते हैं, लाखों कोशिका होता है हम लोग में। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। लाखों कोशिका होता है, इनमें से अधिकतर कोशिका, मैक्सिमम कोशिका जो है, कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होता है। कुछ विशिष्ट कार्य करता है अधिकतर कोशिका, मतलब सब कोशिका का काम बटा हुआ है कि कौन कोशिका कौन सा काम करेगा, सबका अपना अपना एक विशिष्ट कार्य है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। जो भी उनका अलग अलग विशेष काम है वो कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। वही बात, सब कोशिका का काम बटा हुआ है, सब कोशिका अपना विशेष काम करता है। कोशिका के ये समूह
एक विशिष्ट कार्य को अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। वही बात बता रहा है कि जो भी ये कोशिका का समूह होता है एक विशिष्ट कार्य को अपनी दक्षता पूर्वक, मतलब अपना काम करने में सब एक्सपर्ट होता है और दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होता है। सब कोशिका, जो कोशिका का समूह है उनका अपना विशिष्ट कार्य होता है और वो अपना विशिष्ट कार्य करने में एकदम दक्षता पूर्वक संपन्न करने में सब सक्षम होता है। कोशिका का जो समूह होता है, सब कोशिका का अपना अपना विशिष्ट काम होता है। क्लियर? जैसे अब बता रहा है, सुनो यहाँ पे, मनुष्यों में पेशीय कोशिका होता है। तो पेशीय कोशिका का क्या काम है? तो वो फैलता है और सिकुड़ता है। तो पेशीय कोशिका फैलता है और सिकुड़ता है तो क्या होता है? तो हम लोग गति करते हैं, चलते हैं। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम, भोजपुरी में नस बोलते हैं। तो तंत्रिका कोशिका क्या करता है? संदेशों की वाहक होती है, मतलब संदेश दिमाग में ले जाता है और ले आता है। रक्त भी क्या है भाई? कोशिका का एक समूह है। क्या करता है? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का वहन करता है, ले जाता है, ले आता है। तो जैसे ऊपर में बोला था कि सारा कोशिका का जो समूह होता है एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम होता है, दक्ष होता है। तो सबका बता दिए कि देखो पेशीय कोशिका ये काम करता है, तंत्रिका कोशिका संदेश ले जाता है, ले आता है। रक्त क्या करता है? तो ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन को ले जाता है, ले आता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अब देखो, अब पौधा में भाई कौन काम करता है? तो पौधा में होता है वाहक नलिया। वाहक नलिया से संबंधित जो भी कोशिका होता है वो क्या करता है? भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पौधों में ले जाता है। कौन ले जाता है भाई? तो जो वाहक नलियों से संबंधित कोशिका होता है इनका ये काम है भोजन को और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। वही बता रहा है कि जो भी बहुकोशिक जीव होता है सबका उन कोशिकाओं का, बहुकोशिक जीवों में कोशिकाओं का काम बटा हुआ होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है सदैव एक समूह में होती है। अब बता रहा है कि शरीर के अंदर ऐसी कोशिका जो एक तरह का काम करने में एक्सपर्ट है, काम उनका फिक्स है, विशिष्ट कार्य करता है सब कोशिका, तो हमेशा एक समूह में होता है। जो कोशिका अपना अलग अलग काम करता है वो एक समूह में होता है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं को एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। अब देखो बता रहा है कि इससे क्या पता चलता है भाई कि जो कोशिका एक अपना काम करता है वो एक समूह में होता है। तो इससे क्या अज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित काम एक निश्चित स्थान पर कोशिका के एक विशिष्ट समूह कोशिका के एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है। अब बोलेगा वही, जो कोशिका का एक विशिष्ट समूह होता है उसको ऊतक बोलते हैं। देखो, कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। क्लियर? ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और जो ये ऊतक होता है, ऊतक क्या होता है भाई? तो कोशिका का समूह होता है। अपना काम करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में सब व्यवस्थित होता है, सेट होता है हमारे बॉडी में। अब बताएगा कि जो भी ऊतक है ऊतक का क्या क्या उदाहरण है, कौन कौन ऊतक में आता है भाई? तो रक्त क्या है? ऊतक है। फ्लोएम क्या है? ऊतक है। पेशी कोशिका क्या है भाई? तो ये भी एक ऊतक है। सब ऊतक का उदाहरण है। आगे आ जाओ। बहुत मेहनत लगता है भाई समझाने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ के निकल गए, पढ़ के निकल जाएंगे तो फिर तो बस पढ़ना है, निकल जाना है। समझाना होता है, क्या बोलें, कैसे बोलें, बहुत दिक्कत है। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं, मतलब वैसी कोशिका जिनका आकार एक समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं। आकार भी एक समान हो, कार्य को भी एक साथ करती हैं, तो वे कोशिकाएं क्या होती है भाई? समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। बताओ, जिनका आकार एक समान हो, एक साथ काम भी करती हैं, तो एक वो समूह बना लेती हैं। ऊतक मतलब ऊतक समूह में एक ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। जो कोशिकाएं एक समान हो और वो एक साथ जो काम करती हैं, एक ऊतक का समूह बना लेती हैं। क्लियर?
ऊतक होता क्या है भाई? तो कोशिका का समूह को ऊतक बोलते हैं, बात खत्म। और वही बहुत सारा ऊतक मिल जाएगा तो अंग बनाता है, बहुत सारा अंग मिल जाएगा तो अंग तंत्र बनता है। हो गया, और क्या होता है? यही तो होता है। आगे दिया हुआ है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? तो पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक से बना होता है? नहीं, पौधे और जंतु अलग अलग ऊतक से बना होता है, कुछ डिफरेंस होता है। पहले इसका क्वेश्चन देख लो, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। 374 पहला ही क्वेश्चन है, मनुष्यों में किन कोशिकाओं के कारण पेशियाँ फैलती है और सिकुड़ती है जिससे हम गति करते हैं? पेशी कोशिका होता है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं पेशी कोशिकाएं। क्लियर, अभी पढ़े ना हम लोग यहाँ पे पेशी कोशिकाएं। देखो मनुष्यों में पेशी कोशिकाएं होती हैं। 375 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का वहन कौन सा ऊतक करता है? तो रक्त ही अपशिष्ट पदार्थ को ले जाता है, ले आता है। देखो लिखा हुआ है, रक्त क्या करता है भाई? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। 375 के बाद 376 पे आ जाओ। 376 क्या बोल रहा है, रक्त निम्न में से किसका वहन नहीं करता है? किसका वहन नहीं करता है? तो ऑक्सीजन को ढोता है, भोजन को ढोता है, हार्मोन को ढोता है, सबको ढोता है, तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर। 376 हो गया। 402 पे आ जाओ। 402 क्या बोल रहा है, देखो 402, शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है भाई? तो रक्त करता है। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे कि रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है, और वहन करके कहाँ ले जाता है? तो जो उत्सर्जन वाला अंग होता है उनके पास पहुंचा देता है। कौन भाई? रक्त पहुंचा देता है। तो चारों पांचों क्वेश्चन हो गया। अब कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वही है कि पौधों और जंतु के ऊतक में मतलब एक ही ऊतक से बना होता है? तो नहीं, एक ही ऊतक से नहीं बना होता है, अंतर होता है। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या बताओ, पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? नहीं होता है। क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? तो नहीं भाई, एक जैसा काम नहीं करते हैं। आगे बताएगा। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है? बता दिया कि नहीं भाई, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है, डिफरेंस होता है। क्या अंतर होता है? पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, बात सही है। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाला ऊतक होता है। ये तो बात हम लोग जानते ही हैं कि पौधा स्थिर रहता है, गति नहीं करता है, उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, और सीधा खड़ा होने के लिए उनको सहारा प्रदान करने वाला ऊतक चाहिए, और ऊतक होता भी है। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। अब देखो, पौधों के सीधा खड़ा होने में सहारा प्रदान करने वाला ऊतक होता है, और ये जो ऊतक होता है प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, डेड सेल का बना होता है। इससे क्वेश्चन भी है 379, देखेंगे लास्ट में। दूसरी ओर अब ये पौधों के बारे में बताया, अब जंतु के बारे में देख लो, तब दोनों में अंतर निकल जाएगा। यहाँ पूछ रहा था ना कि संरचनाओं में अंतर है। देखो, पौधों और जंतुओं के संरचनाएं समान होती हैं, बताओ होता है कि नहीं होता है? दोनों समरूप कार्य करता है कि नहीं करता है? तो दोनों में अंतर है। पौधों का पढ़ लिए, अब जंतु का पढ़ते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। हम लोग भी तो जंतु में आते हैं, या जो भी जानवर हो, भोजन के लिए घूमता है, साथी के लिए घूमता है, आश्रय खोजने के लिए इधर उधर घूमते रहता है। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करता है। पौधों की अपेक्षा जो जंतु होता है ऊर्जा का अधिक उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि भाई इसको घूमना होता है, भोजन के लिए, साथी के लिए, आश्रय के लिए। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। देखो अंतर कितना है। यहाँ पे पौधों का जो ऊतक होता है मृत कोशिका होता है, और जो जंतु का जो कोशिका होता है वो क्या होता है भाई? जीवित होता है। ऊतक मतलब क्या? कोशिका ही तो, बहुत सारा कोशिका मिलके ऊतक बनाता है।
तो ऊतक बोलो या कोशिका बोलो, तो ये वाला कोशिका जीवित होता है जंतुओं का, और जो पौधों का जो कोशिका होता है मृत होता है। क्लियर? आगे आओ। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है यार, पेज ऐसे है ना, दिखता ही नहीं है। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होता है। अब देखो, जंतु और पौधा में वृद्धि होता है, तो उनके वृद्धि के आधार पर एक और भिन्नता होता है, एक और डिफरेंस होता है। क्या होता है? तो पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। देखो, पौधा का जो वृद्धि होता है कुछ क्षेत्र में सीमित रहता है। पौधा का वृद्धि मतलब क्या कि उनका कोशिका का विभाजन, कोशिका बढ़ेगा तभी तो उसका वृद्धि होगा। तो वही बोला है कि जो पौधों का वृद्धि होता है कुछ क्षेत्र में लिमिटेड होता है, सीमित रहता है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। देखो, बोला है कि पौधों का जो कुछ ऊतक है, ऊतक बोलो कोशिका बोलो, ये जीवन भर विभाजित होते रहता है। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। देखो, जो पौधा में जीवन भर विभाजित होता है ऊतक, वो ऊतक जो है पौधों में कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहता है, जो जीवन भर विभाजित होते रहता है। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखो, यहाँ पे बता दिया कि पौधों का जो कुछ ऊतक होता है जीवन भर विभाजित होते रहता है। तो जो ऊतक विभाजित होता है उसके आधार पर पौधा का जो ऊतक है उसको वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। ठीक, तो कितने प्रकार में बांटा गया है? तो दो प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार है वृद्धि बोलो अथवा विभज्योतक बोलो, और दूसरा है अस्थायी ऊतक। ये भी एक ऊतक ही है, इसका नाम है वृद्धि ऊतक या विभज्योतक ऊतक, और दूसरा है अस्थायी ऊतक। ठीक, ये पौधों का ऊतक है विभाजन के आधार पे। क्लियर? जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है। जो जंतु में कोशिका का वृद्धि होता है, तो कोशिका का वृद्धि कैसे होता है? तो विभाजन से होता है। तो जो कोशिका का वृद्धि होता है ना, वो एक समान होता है। एकरूप मतलब एक समान होता है। इसलिए जंतुओं में जो विभाजित कोशिका वाला क्षेत्र है और जो अविभाजित कोशिका वाला क्षेत्र है, उनका कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। एकदम देख लो, धीरे धीरे पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर से देखो, जंतुओं में जो कोशिका वृद्धि होता है एक समान होता है। ठीक, लेकिन पौधों में हम लोग क्या पढ़े थे कि पौधों में कुछ ऐसा ऊतक होता है जो जीवन भर विभाजित होता है और कुछ नहीं होता है विभाजित। तो पौधों में अंतर है कोशिका के विभाजन में, लेकिन जंतुओं में कोशिका के विभाजन में अंतर नहीं है। क्यों? बोला है कि कोशिका वृद्धि जो है एक समान होता है जंतुओं में। इसलिए जो जंतु में विभाजित कोशिका वाला क्षेत्र है, जो कोशिका विभाजित होता है और जो कोशिका विभाजित नहीं होता है, उनके क्षेत्रों में कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। मतलब सब एक रूप से विभाजित होता है। यहाँ बताया है कि कोशिका जो वृद्धि होता है एक रूप से होता है, इसीलिए उनमें कोई निश्चित सीमा नहीं होता है जंतु में। क्लियर हो गया? क्वेश्चन है 381 और यहाँ पे क्वेश्चन है 379, 380 भी है, 379 भी है। पहले इसको कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन। आगे देखो क्या बोल रहा है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। पहले यहाँ पे समझ लो अंगों और अंग तंत्र क्या होता है। अंग जैसे होता है, जैसे मान लो पहले अंग तंत्र, तो अंग तंत्र क्या होता है? जैसे मान लो पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। तो जैसे पाचन तंत्र हुआ, तो पाचन तंत्र कैसे बन गया? पाचन तंत्र पूरा सिस्टम कैसे बन गया? तो पाचन तंत्र के अंगों से मिलकर बना होगा। तो मान लो जैसे पाचन तंत्र, इसमें कौन कौन सा अंग आता है? तो पेट आता है जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है, मुंह भी आता है, फूड पाइप जो हमारे मुंह से फूड पाइप जाता है पेट की ओर, ये सब क्या है भाई? तो अंग है। और पूरा अंग का सिस्टम को क्या बोलेंगे? तो पाचन तंत्र का बोलेंगे, पाचन तंत्र। वैसे ही होता है श्वसन तंत्र।
श्वसन तंत्र में कौन कौन सा अंग होता है, तो लंग्स होता है हम लोग का, फेफड़ा होता है, नाक होता है और भी बहुत सारा होता है। वैसे ही तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब जो नस वाला सिस्टम होता है, उसमें भी बहुत सारा अंग होता है। तो उसी का बता रहा है कि संरचनात्मक संगठन जो भी अंग होता है या अंग तंत्र होता है, जो जैसे वो बना होता है, जिस जैसा उनका संरचना होता है, जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है। क्लियर हो गया? मतलब जो अंग और अंग तंत्र है, पौधों की अपेक्षा जंतुओं में विशिष्ट और सीमित होता है। अब समझ में आ रहा होगा ये अंतर क्यों होता है भाई, जंतुओं में विशिष्ट और सीमित क्यों होता है पौधों की अपेक्षा। तो यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। अब देखो, दोनों दोनों तो जीवधारी ही हैं, पौधा और जंतु जीवधारी हैं। तो बता रहा है कि जंतु का जो अंग और अंग तंत्र होता है विशिष्ट और सीमित होता है। तो ये अंतर क्यों आता है, तो जो दो महत्वपूर्ण समूह हैं पौधा और जंतु, इनका जो जीवन यापन करने का तरीका है वो दर्शाता है। जैसे विशेषकर इनके भोजन करने का प्रक्रिया में। अब बताओ जंतु कैसे भोजन करता है, पौधा कैसे भोजन करता है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है भाई, तो जो अंग है और अंग तंत्र है पौधा का और जंतु का एकदम अलग अलग है। जो अंग और अंग तंत्र का संरचना है पौधा और जंतु में अलग अलग है। संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। बात सिंपल है, जो पौधा में और जंतु में जो उनका संरचनात्मक संगठन होता है, मतलब क्या चीज़ का, जो अंग और अंग तंत्र का जो संरचनात्मक संगठन होता है पौधा में और जंतु में, उसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है, तो पौधा में गतिहीन अस्तित्व होता है, मतलब पौधा जो है गति नहीं करता है, ठीक। और जो दूसरी ओर जो जंतु है वो क्या करता है भाई, प्रचलन करता रहता है, मतलब घूमते फिरते रहता है। तो प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से, अब वही है जैसे पौधों में गतिहीन होता है, चलता नहीं है, तो जंतु में चलता फिरता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनका जो अंग तंत्र का विकास हुआ है। अब समझ में आ रहा होगा, पौधा स्थिर होता है, जंतु घूमता फिरता है। तो पौधा का जो अंग तंत्र है और जो जंतु का अंग तंत्र है उसी के अकॉर्डिंग विकसित हुआ रहता है। किस अकॉर्डिंग भाई, तो पौधा स्थिर होता है, जंतु घूमता फिरता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका अंग तंत्र बना होता है। ऊपर से नीचे तो हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो उनका संरचनात्मक संगठन होता है पौधा का और जंतु का, अंग का और अंग तंत्र का, एकदम अलग अलग होता है। उसी के अकॉर्डिंग विकास उनका विकास होता है। क्यों होता है भाई, तो पौधा स्थिर होता है, जंतु चलता फिरता रहता है, बात खत्म। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो जटिल जंतु होता है, जो जटिल पौधा होता है, उनका जो ऊतक होता है, ऊतक का जो अवधारणा है कि जंतु में कैसा ऊतक होता है, पौधे में कैसा ऊतक होता है। ऊतक मतलब क्या, कोशिका का समूह, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। ऊतक क्या है भाई, तो ऊतक कोशिका का एक समूह है जिनका विशिष्ट कार्य होता है, खत्म। पादप ऊतक, अब देखो यहाँ बोला ना कि जंतु और पौधा के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो पहले पादप जो पौधा का ऊतक है, पादप मतलब क्या, पौधा, पौधा के ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है विभज्योतक, ये एक ऊतक है, ये कोशिका, ऊतक मतलब क्या, कोशिका। तो जो विभज्योतक जो ऊतक है, इसका मतलब ये होता है, देखो इसको तोड़ो, विभज्योतक मतलब विभाजित होने वाला, इसको पढ़ लेना। विभज्योतक मतलब विभाजित होने वाला ऊतक, विभाजित होने वाला कोशिका, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये किसका है, तो पादप ऊतक का है, पौधों का ऊतक है ये। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक्टिविटी, बोल रहा है क्रियाकलाप, बोल रहा है, मतलब ये मुझे लग रहा है ना कि क्लास 9 का जो जितना भी चैप्टर है उसमें ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, चैप्टर 6। हम लोग 1 से 5 चैप्टर किए, एकदम आसान था, 4 गो केमिस्ट्री था और बायोलॉजी 5वां था। छठा बायोलॉजी का चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके बाद 7वां चैप्टर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां सब फिजिक्स एकदम आसान है।
तो क्लास 9th का तुम लोग सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट पढ़ रहे हो। अगर इसको पढ़ लिए तो सारा खेल ख़त्म, एकदम आसान हो जाएगा। हम भी ज़िद्दी हैं, पूरा समझा के ही मानेंगे चाहे जितना टाइम लग जाए। देखो क्रियाकलाप में क्या बोल रहा है, 2 शीशे के जार लेते हैं, 2 शीशे का जार ले लिए, 1 जार 2 जार, ठीक, और उनमें पानी भर देते हैं, पानी भर दो। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। जार लिए, जार में दोनों में पानी लिए, प्याज को डाल दिए, ठीक, ऊपर में रख दिए। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। अब इसका मूल तो बढ़ेगा ही नीचे से भाई, मूल बढ़ेगा, इसका लंबाई मापो। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को मापते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जार 1 और जार 2 में जो प्याज है उनका मूल का लंबाई मापते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन क्या करेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर काट देते हैं। जैसे चौथा दिन आया ना, तो जो दूसरा जार है, जो दूसरा जार का जो ये मूल है, इसको काट देते हैं थोड़ा सा, ठीक, काट देते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई को 5वां दिन निरीक्षण करते हैं। फिर चौथा दिन दूसरा जार को प्याज का मूल काट दिए हैं, काट के फिर अब 5वां दिन दोनों को देखते हैं, जार 1 के प्याज को और जार 2 के प्याज को 5वां दिन देखते हैं, तथा उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि के माप को नीचे दी गई तालिका में और पहला दिन का, दूसरा दिन का, तीसरा दिन का, चौथा दिन का, 5वां दिन का जो वृद्धि हुआ है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और उसको देखेंगे। आगे आओ, ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। और जो आप ऊपर में एक्सपेरिमेंट किए हैं, हम लोग तो किए नहीं हैं कि भाई पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है, फिर तो आगे बताएगा ही क्या उसका उत्तर हुआ। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी होगी, ये तो हम लोग बता सकते हैं भाई। जार 1 में जो प्याज का मूल है लंबा होगा, क्यों कि जार 2 के जो प्याज था चौथा दिन उसको हम लोग काट दिए थे, तो जार 1 का प्याज का जो मूल है लंबा होगा। हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वृद्धि करती रहती है, और पता नहीं, लेकिन लग तो रहा है कि जब हम लोग मूल काट दिए थे तो फिर थोड़ा सा वो बढ़वे करेगा। जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देगी, क्यों, लेकिन बोल रहा है कि नहीं, जार 2 का जो प्याज है उसका हम लोग मूल काट दिए थे तो वो वृद्धि नहीं करेगा, वृद्धि करना बंद कर देगा। क्यों वृद्धि करना बंद कर देगा, उसका कारण बताएगा। क्यों, मुझे लगता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है विभाजित होने वाला ऊतक होगा, और विभाजित होने वाला ऊतक ही काट दो तो ना ऊतक विभाजित होगा और ना ही यहाँ पे वृद्धि होगा। बात यही हो सकता है, समझे। क्योंकि वृद्धि कब होता है, जब वहाँ का कोशिका ऊतक विभाजित होगा तो वृद्धि होगा। आगे पढ़ लेते हैं क्या कारण है, क्यों वृद्धि नहीं करेगा। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। जो पौधा में जो वृद्धि हो, देखो बता रहा है क्यों, क्योंकि पौधा में जो वृद्धि होता है कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होता है। चलो भाई ठीक है। ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। जैसे बोल रहा है कि पौधा में जो वृद्धि होता है निश्चित क्षेत्रों में होता है, तो क्यों होता है, निश्चित क्षेत्रों में ही वृद्धि क्यों होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में विभाजित होने वाला ऊतक पाया जाता है, इसीलिए निश्चित क्षेत्रों में ही वृद्धि होता है। क्यों, वहाँ पे विभाजित होने वाला ऊतक पाया जाता है। तो उन विभाजित होने वाले ऊतक को क्या कहते हैं भाई, तो विभज्योतक कहते हैं, इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक। ये जो विभज्योतक किस भाग में स्थित है, ये जो विभाजित होने वाला जो ऊतक होता है ये पौधों के किस भाग में स्थित होता है, विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर उन्हें देखो। अब जो विभाजित होने वाला जो ऊतक है ये पौधों के किस भाग में होता है, उनके उपस्थित होने वाले क्षेत्रों के आधार पर जो विभाजित होने वाला ऊतक है उनको बांटा गया है। समझ में आ रहा है। जैसे बोला है कि जो विभाजित होने वाला ऊतक किस भाग में स्थित है, उसके उसी भाग में उपस्थित वाले क्षेत्र के आधार पर, वो जिस क्षेत्र में उपस्थित होता है विभाजित होने वाला ऊतक, उसी के आधार पे जो विभाजित होने वाला ऊतक है उसको 3 भाग में बांटा गया है। उनके उपस्थित होने के क्षेत्र के आधार पे, मतलब वो किस क्षेत्र में उपस्थित है उसके आधार पे उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है शीर्षस्त्र, शीर्ष,
ठीक, पहला ये पहला टाइप का विभाजित होने वाला उत्तक है। दूसरा कौन सा है भाई विभाजित होने वाला उत्तक? कैम्बियम है, जिसको हम लोग पार्श्वी बोलते हैं। तीसरा कौन है भाई विभाजित होने वाला उत्तक? अंतर्विष्ट है, अंतर्विष्ट। ये तीन गो जो टाइप है विभाजित होने वाला उत्तक का, ये किस आधार पे है भाई? तो उनके क्षेत्र के आधार पे है। देखो क्षेत्र के आधार पे कैसे है, फिगर 6.2 देखो, देखो क्षेत्र के आधार पे कैसे बांटा गया है। देखो जो विभाजित होने वाला उत्तक है तीन गो क्षेत्र में, एक पहला क्षेत्र ऊपर में, बीच वाला क्षेत्र और यहाँ पे नीचे वाला क्षेत्र। अब समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे लिखा है कि उनके उपस्थिति वाले क्षेत्र, मतलब वो किस क्षेत्र में उपस्थित होते हैं उसी क्षेत्र के आधार पर उनको तीन भाग में बांटा गया है। तो मान लो जो ऊपर में विभाजित होने वाला उत्तक है उसको क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभेजक बोलते हैं। जो इस भाग में रहता है, इस क्षेत्र में रहता है, उसको अंतर्विष्ट विभेजक बोलते हैं। जो नीचे वाले भाग में रहता है इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व विभेजक बोलते हैं। अब क्लियर हो गया होगा, समझे? क्या लिखा हुआ है? विभेजक के द्वारा तैयार नई कोशिका प्रारंभ में विभेजक की तरह नहीं होती। अब देखो यहाँ बता रहा है कि विभेजक जो विभाजित होने वाला उत्तक है, जो विभाजित होने वाला उत्तक है वो तो भाई विभाजित होगा और विभाजित होके और भी बहुत सारा उत्तक बनाएगा। तो जो विभाजित होके जो भी नया कोशिका बनाएगा या जो भी नया उत्तक बनाएगा, तो जो नया कोशिका बनेगा ना, शुरू में प्रारंभ में जो विभाजित जो कोशिका विभाजित हुआ है विभेजक की तरह नहीं होता है, समझे? हमको बोलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, तुम लोगों को भी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कमेंट करना। तो वही बोला है कि प्रारंभ में उसकी तरह नहीं होता है, विभेजक की तरह होता है। नहीं होता है, देखो होता है। फिर से देखो एक बार, फिर से पेज पलटने में दिक्कत होता है, क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। तो जो विभाजित होने वाला जो उत्तक है, जो कोशिका है, ये तो विभाजित हो गया और विभाजित होकर नया कोशिका बनाएगा। तो जो भी नया कोशिका बनेगा प्रारंभ में जो विभेजक है, जो विभेजक है, जो विभाजित होने वाला कोशिका है उसी की तरह होता है, समझे? जो ये विभाजित होने वाला कोशिका है ये विभाजित हुआ, नया कोशिका बना, तो जो नया कोशिका बनेगा तो जो स्टार्टिंग में कोशिका विभाजित हुआ है उसी की तरह होता है, प्रारंभ में उसी की तरह होता है जिससे वो बना होता है, जिससे वो विभाजित होकर बना होता है। लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है, लेकिन जैसे ही वो कोशिका जो बढ़ता है उनमें वृद्धि होता है या मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अब देखो जैसे ही वो जो विभाजित होकर कोशिका बना है बढ़ता है और परिपक्व होता है, तो जो उनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। स्टार्टिंग में बोल रहा है कि उसी के जैसा होता है, प्रारंभ में उसी के जैसा होता है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि जब बनता है तो प्रारंभ में उसी की तरह होता है, उसी की तरह होता है। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है, बढ़ता है, परिपक्व होता है, तो उनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। और मान लो जो नया कोशिका बना, जो नया उत्तक बना, बाद में बढ़ा, परिपक्व हुआ, तो उनके गुणों में परिवर्तन होता है। और गुण में परिवर्तन होता है तो जैसे बाकी उत्तक विभाजित होता है वैसे ही वो सब भी बाद में उत्तकों के घटक रूप में विभाजित होने लगता है। उत्तक का काम क्या है, कोशिका का काम क्या है कि मान लो यहाँ से विभाजित होकर नया बना, तो ये भी जब बढ़ जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो ये भी फिर से विभाजित होगा, फिर बनेगा, फिर विभाजित होगा। तो वैसे ही उत्तकों के घटक के रूप में वो विभाजित होते रहता है, समझे? कौन भाई? तो विभाजित होने वाला उत्तक उसको क्या बोलते हैं? विभेजक बोलते हैं, ठीक। ये तीनों दिखाई दिए कि क्षेत्र के आधार पर तीन तरह का होता है। कौन भाई? विभेजक तीन तरह का होता है। नेक्स्ट है प्रारोह के शीर्षस्थ विभेजक। अब यहाँ समझ लेते हैं प्रारोह क्या होता है। तो प्रारोह को इंग्लिश में बोलते हैं शूट, सुने होंगे, रूट एंड शूट। तो रूट होता है जड़ और शूट होता है तना। तो जो पौधों का वह भाग जो जमीन से ऊपर लटका हुआ रहता हो, जैसे
फूल, फल, तना, शाखा, पत्तियाँ, ये सब क्या होता है, जमीन से ऊपर होता है और लटका हुआ होता है। इसी को बोलते हैं प्ररोह। तो प्ररोह में क्या होता है भाई, शीर्षस्थ विभोजक होता है। जो विभाजनकारी विभाजित होने वाला कोशिका है उनके बारे में हम लोग पढ़े हैं, तीन गो होता है, शीर्षस्थ होता है, अंतर्विष्ट होता है, पार्श्व होता है। तो ये जो शीर्षस्थ विभोजक होता है प्ररोह में होता है। तो प्ररोह के कहाँ पे होता है, तो जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। अब इनका जड़ और तना कहाँ होता है, तो मान लो ये पौधा है तो अभी क्या बोले कि जमीन से ऊपर लटका हुआ भाग कौन कौन होता है भाई, पत्ता होता है, फूल फल होता है। मान लो ये फूल फल है, ये पत्ता है। तो इनके तना में, तो तना इनका यही ना है, यही सब ना तना है, तो इनके तना में होता है। और ये कहीं ना कहीं जड़ से जुड़ा होगा। तो इनके तना और इनके मतलब फूल फल के तना, पत्तिया के तना और इनके जड़ में होता है। क्लियर। तो जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है क्या भाई, तो ये शीर्षस्थ विभोजक विद्यमान रहता है। तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। और क्या करता है भाई, जो विभाजित होने वाला ये शीर्षस्थ कोशिका है, ये क्या करता है, तो इनका तना में वृद्धि करता है। जो भी तना होता है इनका वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोजक, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं कैम्बियम, के कारण होती है। अब बात समझो, जो भी तना होता है, ये पौधा है, पौधा का जो तना होता है, जैसे ये वाला भाग, ये तना है, गोल मोटा नीचे होगा तना। तो तना का जो परिधि होता है, परिधि मतलब यही ना, जो मोटाई, मोटाई में या मूल में, मूल मतलब वही परिधि बोलो या मूल बोलो, बात वही है। तो तने की परिधि या मूल में वृद्धि करता है। कौन वृद्धि करता है भाई, वृद्धि क्यों होता है, कौन करता है, तो पार्श्व विभोजक करता है। देखो यही है पार्श्व विभोजक। ये जो पार्श्व विभोजक है, विभोजक मतलब क्या, विभाजित होने वाला कोशिका। इसी के कारण जो तना का परिधि होता है, जो मोटाई होता है या मूल बोलो, उसमें वृद्धि होता है, इसी विभाजनकारी कोशिका के चलते, पार्श्व विभोजक के चलते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। फिर बोला है कि अंतर्विष्ट तीन गो होता है। तो शीर्षस्थ के बारे में पढ़ लिए, पार्श्व के बारे में देख लिए, अब अंतर्विष्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्विष्ट विभोजक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। अभी पौधों में कहाँ पाया जाता है भाई, अंतर्विष्ट विभोजक, तो पर्व संधियों के पास पाया जाता है। देखो अब पर्व संधिया क्या होता है, इसीलिए बोले कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। तो इंग्लिश बोलते हैं इसको नोड। नोड होता है, जैसे मान लो ये हो गया, जैसे देखो लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर पर्व संध्या को इंग्लिश से बोलते हैं नोड। अगर ये सब जो वर्ड है ना, टर्म, अगर ये सब समझ गए तो फिर साइंस आसान हो जाता है। पौधों में पर्व संधि क्या होता है, तो वह खास जगह होती है जहाँ से तने पर पत्तियाँ, शाखाएं या नई कलिका निकलती हैं। तो तने पर देखो ये तने पर, तो इसी को बोलते हैं क्या, पर्व संधि बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहीं पे क्या कौन सा कोशिका पाया जाता है, कौन सा विभाजित होने वाला कोशिका पाया जाता है, तो अंतर्वृष्ट पाया जाता है। अंतर्वृष्ट विभोजक पाया जाता है पौधों के पर्व संधियों के पास, यही होता है अंतर्वृष्ट, पाया जाता है पौधों के पर्व संधियों के पास। क्लियर। विभोजक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। अब देखो जितना हम लोग पढ़े, ये सब विभोजक पढ़े तीनों, अब इनके बारे में बता रहा है कि जो विभोजक की कोशिका होती हैं वो बहुत ही क्रियाशील होती हैं। ठीक, क्रियाशील मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिया करता हो, काम करता हो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट में रहता हो। और क्या होता है भाई, इन कोशिकाओं का और क्या विशेषता बता रहा है कि उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े हैं, कोशिका के बारे में। तो उनके पास कोशिका द्रव भी होता है, चलो फिगर में दिखाएंगे। पतली कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल, और पौधों में ही सेल वाल होता है, जंतु में नहीं होता है। और क्या होता है भाई, इनके पास स्पष्ट केंद्रक होता है। ठीक, इनके पास रसधानी नहीं होता। देखो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो विभाजित होने वाला कोशिका होता है
इनके पास ये सब होता है, कोशिका द्रव होता है, कोशिका भित्ति होता है, केंद्रक होता है, लेकिन रसधानी नहीं होता। अब एक बार फिगर देख लो, फिर आगे बताएंगे। देखो जैसे ये है पादप कोशिका, ठीक। तो पादप कोशिका में बताया है कि सेल वॉल होता है, इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो जो विभाजित होने वाला कोशिका होता है पतला होता है, सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति पतला होता है, लिखा हुआ है। और क्या होता है भाई, और क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। तो कोशिका द्रव इसमें भी होता है। कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं शायद। कोशिका द्रव होता है, ठीक। और क्या होता है, केंद्रक भी होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ है, देख लो, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक। अब इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, देखो सुनना। उनके पास रसधानी नहीं होता। रसधानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल। देखो वैक्यूल। तो इस पादप कोशिका, ई पौधा वाला जो कोशिका है, इसमें तो वैक्यूल बहुत ज़्यादा है ना, है। इसमें बोल रहा है कि रसधानी नहीं होता, वैक्यूल नहीं होता। तो इसमें जो बता रहा है, इस जिस कोशिका के बारे में बता रहा है, ये कोशिका कौन सा है, विभाजित होने वाला कोशिका है, विभाजित होने वाला। ये विभाजित होने वाला कोशिका के पास ये होता है और रसधानी नहीं होता। और ये जो बता रहा है, ये जो फिगर है, चैप्टर 5 वाला फिगर है कोशिका वाला, तो ये पौधों का नॉर्मल जो सेल होता है, नॉर्मल कोशिका होता है, ये उसका फोटो है। पौधा हो या जंतु हो, हम लोग क्या हैं, बहुकोशिक जीव हैं। तो हम लोग में लाखों करोड़ कोशिका होता है, लाखों करोड़ों। तो उसमें से कुछ कुछ विभाजित होने वाला कोशिका होता है, कुछ कुछ विभाजित नहीं होने वाला कोशिका होता है। तो ये वाला है नॉर्मल कोशिका, और यहाँ पे बात कर रहा है विभाजित होने वाला कोशिका। तो विभाजित होने वाला कोशिका में रसधानी नहीं होता। इसमें तो रसधानी दे दिया है ये वाला, तो ये विभाजित होने वाला कोशिका नहीं है। पौधा का कोशिका है तो बहुत सारा कोशिका होता है। तो विभाजित होने वाला कोशिका के बारे में बता रहा है कि ये रसधानी नहीं होता उसमें, ठीक। और पूछेगा क्यों नहीं होता है, देखो। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है। आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में, वही चैप्टर 5 में बोल रहा है कि उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। हम लोग पढ़े भी हैं। अब देखो यहाँ पे लिख दिया है समझाने के लिए। रसधानी के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े भी हैं, देख लो एक बार। देखो यहाँ पे रसधानी यहाँ पढ़े थे हम लोग चैप्टर 5 में। इसमें बोला भी है, देखो, कि जंतु कोशिका में रसधानी छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका, पौधों में बहुत बड़ा होता है रसधानी, होता है ना। तो पौधा में तो लाखों कोशिका होता है। तो जो कोशिका विभाजित नहीं होता है उसमें रसधानी बहुत बड़ा होता है और उसमें रसधानी होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि पौधा का वो कोशिका है, विभाजित होने वाला कोशिका है, और विभाजित होने वाला कोशिका में रसधानी नहीं होता। अब क्लियर हो गया होगा, क्लियर। तो क्या दिखा रहे थे, हाँ यहाँ पे दिखा रहे थे, देखो देखो लिख दिए हैं कि जो भी पौधा का परिपक्व कोशिका होता है उसमें बड़ी रसधानी होता है। अभी दिखाया भी कि पौधा का जो कोशिका होता है उसमें रसधानी होता है, ठीक, नॉर्मल सी बात है, रसधानी होता है। और रसधानी का काम क्या होता है भाई, तो जो भी जल होता है और अपशिष्ट अपशिष्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको संग्रह करता है, ये रसधानी का काम है। लेकिन देखो अभी बता रहा है कि जो विभाजनकारी, विभाजित होने वाला कोशिका है या विभजोतक कोशिका है, दोनों तो सेम ही है। तो जो विभाजित होने वाला कोशिका है उसमें रसधानी नहीं होता है, हम भी तो यही बता रहे थे। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि इन कोशिकाओं को लगातार तेजी से विभाजित होना रहता है, ठीक। और इसमें रसधानी नहीं होता है तो इनके विभाजन में कोई रुकावट नहीं आता है, सिंपल सी बात है। ई है भाई विभाजित होने वाला कोशिका। अगर इसमें रसधानी रहेगा तो इसको विभाजित होने में दिक्कत आएगा, रुकावट आएगा, इसीलिए इसमें रसधानी नहीं होता है। क्यों कि इनको बार बार विभाजित होना होता है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ भाई, अब क्या करते हैं, इसका जितना क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बाकी है, बस 5 मिनट लगेगा। क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन हो जाने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। 379 यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। 379 करते हैं, 379 आ जाओ। 379 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे पादप उत्तकों से संबंधित कथनों पर विचार करें। चलो विचार करते हैं। पादपों में अधिकांश उत्तक सहारा देने वाला होते हैं, बात सही है भाई, सहारा देने वाला होता है। देखो ये लिखा हुआ है, ये सहारा देने वाला उत्तक बहुत ज़्यादा होता है। उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। पहला कथन सही है।
दूसरा क्या बोला है कि पादपों में अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। देखो मृत होता है, यहाँ लिखा भी होता है कि उनका मैक्सिमम जो उत्तक होता है मृत होता है, तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। आ जाओ यहाँ पे, दोनों कथन सही है। क्लियर, एकदम ध्यान से बस देखते जाना। 379 हो गया, यहाँ पे आ जाओ 380, 380। 380 क्या बोल रहा है कि पौधों में विभाज्य ऊतकों से संबंधित कथनों पर विचार करें। पौधों में जो विभाजित होने वाला ऊतक है, पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। सही है भाई, जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। देखो लिखा हुआ है कि पौधों के कुछ ऊतक जो है जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पहला कथन सही है। पौधों में विभाज्य ऊतक कुछ निश्चित क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। ये भी सही है, निश्चित क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। जो विभाजित होने वाला होता है, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहता है। दोनों कथन सही है। देखो अगर अब यही क्वेश्चन, दोनों कथन सही है, एग्जाम में आ जाए और हम लोग बुक नहीं पढ़े हो, हम इतना बढ़िया से नहीं समझा रहे हो, तो तुमको क्या लगता है एग्जाम में बना दोगे? नहीं बन पाएगा। लोगों कहाँ से पूछ दिया है, एग्जाम देकर आओगे तो बहुत भारी पूछ दिया, कथन निष्कर्ष पूछ दिया, कथन निष्कर्ष कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो पेड कोर्स ले लेते हैं और पेड कोर्स वाला इसी का फायदा उठाता है। एग्जाम में कथन निष्कर्ष आता है 399, 199, 299, सब यार एनसीईआरटी में दिया हुआ है। काहे का पैसा खर्चा कर रहे हो? ज्यादा पैसा है तो भेज दो हमको, ये बुले बुले लेंगे, है कि नहीं? तो दो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 381, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। 381 पे आ जाओ। 381 क्या बोल रहा है कि जंतु ऊतकों से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखो जंतु ऊतक के बारे में पूछ रहा है। जंतुओं में कोशिका वृद्धि सामान्यतः समान रूप से होती है। भाई हाँ, समान रूप से होती है, एक समान होता है। ऊपर में दिया हुआ था कि जो वृद्धि होता है एक रूप होता है, एक समान होता है। पहला कथन सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की सीमा स्पष्ट होती है। जो विभाजित होने वाला कोशिका है और अविभाजित होने वाला कोशिका है, उनका क्षेत्र जो है स्पष्ट सीमा होता है, एकदम क्लियर होता है। ये भी सही है, दिया हुआ है। देखो विभाजित कोशिका वाला क्षेत्र और अविभाजित कोशिका वाला क्षेत्र जो है एकदम निश्चित सीमा नहीं होता। इसमें क्या बोल रहा है? स्पष्ट सीमा होता है, नहीं होता है भाई, नहीं होता है, ये गलत है। केवल कथन वन सही है। क्लियर, देख रहे हो, मतलब नहीं लगा दे रहा है, हटा दे रहा है, तो कितना दिक्कत हो जा रहा है। और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन। 382, 382 पर आ जाओ। क्या बोल रहा है? पौधों में वृद्धि केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, 21 ऊतक के कारण होता है। बताओ, ये तो सिंपल सा है। पौधों में निश्चित क्षेत्र में होता है, निश्चित क्षेत्र में ही विभाजित ऊतक होता है, और उसको क्या बोलते हैं? तो विभेजोतक बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, विभेजोतक बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 383, 384, 388। 383 पे आ जाओ। विभाज्य ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है भाई? तो जड़ों और तनों के अग्रभाग में। जो जड़ और तना के अग्रभाग होता है, बात सही है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जड़ों और तनों के अग्रभाग में। अब देखो, अब तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, जड़ और तना में नहीं, जड़ और तना के अग्रभाग में। तो अग्रभाग कौन सा है? यही सब ना आगे वाला है, फूल, फल, तना, शाखा, पत्तियाँ, यही सब ना है। तो इसी को बोलेंगे, जो जड़ और तना का अग्रभाग होता है, अग्रभाग इसी को बोलते हैं। ऐसे कोई समझाता है? बताओ। तो अग्रभाग में, अग्रभाग मतलब वही तना, शाखा, फूल, पत्ती, उसमें होता है। 384 भी है, 384 भी है। तने की परिधि, जो परिधि होता है, ये जो मोटाई होता है, या जड़ की मोटाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होता है? किस ऊतक के कारण होता है भाई? अभी हम लोग पढ़े हैं। तना का जो परिधि परिधि होता है और मूल में वृद्धि होता है, पार्श्व विभेजोतक के कारण होता है। कैम्बियम बोलते हैं इसको, कैम्बियम के कारण होता है, कैम्बियम के कारण होता है। क्लियर। और 388 है शायद, एक और क्वेश्चन 388 है। देखो क्या बोल रहा है। प्रारोह के शीर्षस्थ विभोजतक जो है किस प्रकार की वृद्धि करता है भाई? कैसा वृद्धि करता है? तो लंबाई में वृद्धि करता है, सिंपल है। देखो
प्ररो का जो शीर्षस्थ विभोजक होता है ये क्या करता है, तो लंबाई में वृद्धि करता है। क्लियर, 388 भी हो गया, लंबाई में करता है। 389 भी है। अंतर्वृष्ट विभोजक कहाँ उपस्थित होता है, ये कहाँ होता है भाई, अभी हम लोग पढ़े हैं। अंतर्वृष्ट कहाँ होता है, तो पौधों के पर्व संधियों में होता है, नोड में होता है, नोड में होता है, नोड में होता है। नोड कहीं लिखा हुआ है, पर्व एवं पर्णवित के आधार पे होता है, वही नोड, नोड में होता है, सी। 389 हो गया, 389 हो गया, तो हो गया भाई खत्म। अब स्टार्ट करते हैं, अस्थाई उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। विभजोतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो विभजोतक कोशिका होता है ये विभाजित होता है और विभाजित होकर नया कोशिका बनाता है। तो जो नया कोशिका बनता है उसका क्या होता है, तो वे एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती है। अब देखो, जो नया कोशिका बना विभाजित होके वे एक विशिष्ट कार्य करता है। और जैसे हम लोग को पता है कि जैसे कोशिका जो होता है जीवों में विभाजित हुआ, फिर ऐसे फिर आगे वो विभाजित हुआ, आगे वो विभाजित हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि जो विभजतक कोशिका है एक बार विभाजित हुआ उसके बाद वो विशिष्ट कार्य करता है और वो अपना विभाजित होने का शक्ति खो देता है, मतलब अब वो आगे विभाजित नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप अस्थाई उत्तक का निर्माण करती है। अब जब वो आगे विभाजित नहीं होगा, विभाजित होने का शक्ति खो देगा, विभाजित नहीं होगा, तब वो क्या बन अब तब वो क्या बन जाता है भाई, तो अस्थाई उत्तक बन जाता है, अस्थाई हो जाता है। जब वो विभाजित होगा तो अस्थाई नहीं होगा, लेकिन बोल रहा है कि विभाजित होने का शक्ति खो देता है, मतलब अब वो विभाजित नहीं होगा भाई, जहाँ है वहाँ स्थिर पड़ा रहेगा। तो क्या बना देता है, अस्थाई उत्तक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। अब देखो, जो विभाजित होने वाला कोशिका है वो अपना विभाजित होने का शक्ति खो देता है तो अस्थायी उत्तक बना देता है। अब जो ये प्रोसेस है अस्थायी रूप, मतलब विशिष्ट काम करने के लिए अस्थायी रूप लेना या आकार लेना, उस प्रोसेस, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया। विभजोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार की अस्थायी उत्तक का विकास करती हैं। जो विभजोतक का कोशिका है, जैसे यहाँ पे विभजोतक है कोशिका, ये विभाजित होकर नया कोशिका बना, तो जो भी विभजोतक का कोशिका होता है कोई विशिष्ट काम करने के लिए विभिन्न प्रकार की अस्थायी उत्तक का विकास करती है। कौन भाई, तो जो यही विभजोतक है ये विशिष्ट काम करने के लिए बहुत तरह का अस्थायी उत्तक का विकास करती है और यही तो यहाँ पे अस्थायी उत्तक बनाता है। विभाजित हुआ, फिर विभाजित होने के बाद इसका विभाजित होने का शक्ति खत्म हो जाता है तो अस्थायी उत्तक बनाता है। तो वही बोल रहा है कि विशिष्ट काम करने के लिए अस्थायी उत्तक का विकास करती है, विभिन्न प्रकार का अस्थायी उत्तक बनाती है। अब उस विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा है। तो देखो, पहला यहाँ पे है सरल अस्थायी उत्तक, फिर एक आ जाएगा यहाँ पे फिर आ जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा जटिल अस्थायी उत्तक। तो ये अस्थायी उत्तक का टाइप है, प्रकार है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रियाकलाप, क्या बोल रहा है देख लेते हैं इसको। और इसमें 2-3 क्वेश्चन भी है, 387, 385, 386 करेंगे, अभी रुक जाओ, पहले ये क्रियाकलाप देख लो। एक पौधे के तने को लीजिए, पौधा का जो तना होता है, जैसे मान लो यहाँ पे है, इसको तना होता है ना, तना ले लिए, ठीक। अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए और उसका क्या करिए भाई, मान लो ऐसे गोल है तो पतला पतला सेक्शन काट के हटा दो, काट दो उसको। अभी सभी सेक्शन को सेफ्रिन से रंजित करें। सेफ्रिन के बारे में बताए थे चैप्टर 5 में। ये क्या होता है, तो ये मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला में यूज होने वाला एक रंजक होता है। रंजक मतलब कि जैसे सेल है उस पर एक सेफ्रिन का रंग चढ़ा दो। रंग चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा कि जो कोशिका का जो भाग होता है एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, उसको सूक्ष्मदर्शी में रखोगे तब। तो सेफ्रिन से रंजित कर दो, एक तरह का रंग होता है, मतलब उसको रंग दो।
एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखो, और जो एक अच्छा से कटा हुआ सेक्शन है, जैसे मान लो अच्छा से कटा हुआ काट के सेक्शन है, इसको स्लाइड पर रख दिए। उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डाल दो। ग्लिसरीन कुछ होता होगा केमिकल टाइप का, एक बूंद डाल दो। ये तो एक्सपेरिमेंट करना है ना। उसको कवर स्लिप से ढक दो, फिर उसको कवर स्लिप से ढक दो, ठीक। और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करो, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखो। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें, और जब उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बहुत तरह की कोशिकाओं का अध्ययन करो और उनके विन्यास को देखो, और कैसा कैसा वो बना हुआ है, जितना भी कोशिका है उसके विन्यास को देखो, उसके स्ट्रक्चर को देखो। चित्र 6.3 में इसकी तुलना करें। जो चित्र 0.3 है, 6.3 है। अब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताना काटेंगे, बनाएंगे, और जो सूक्ष्मदर्शी में देख के अपना हम अलग से बनाएंगे, फोटो जो भी दिखाई देगा कोशिका, उसको इससे तुलना करो कि क्या इसी तरह दिख रहा है, समझे। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनको उत्तर दें। अब ये प्रश्न दिया दिया हुआ है, और जो आप एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो चीज़ आपको माइक्रोस्कोप में दिखा है, उसके आधार पर उत्तर दीजिए। तो हम लोग तो एक्सपेरिमेंट किए नहीं हैं, बस पढ़े हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आगे इसका उत्तर दिया ही रहता है आगे में। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना समान है? मतलब अंदाज से क्या लग रहा है? मान लो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए नहीं हैं, लेकिन लग रहा है कि कोशिका का संरचना समान नहीं होगा। कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? तो बहुत तरह का, लाखों कोशिका होता है भाई, जंतु में, पौधा में। क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? क्योंकि इतने प्रकार कोशिका का इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जितना भी कोशिका होता है, सब कोशिका का अलग अलग कार्य होता है, सब कोशिका का अलग अलग कार्य बांटा हुआ है, इसीलिए बहुत तरह का कोशिका होता है। सिंपल सी बात है। हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। जो पौधा का मूल है, वही मूल है, उसको हम काट के सेक्शन बनाए हैं, ठीक है भाई, सेक्शन बनाए हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है? हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। अब वही बोल रहा है कि विभिन्न तरह का पौधा लाओ, उसके मूल और तने को काट कर सेक्शन को काट सकते हो, काटो भाई। यही तो है एक्सपेरिमेंट में। अब यहाँ पे जो सेक्शन काटा है ना, इसमें इसका बहुत सारा भाग दिया हुआ है, देखो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, बहुत सारा है, फ्लोएम, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो जो फिगर में आगे दिखाएगा उसको यहाँ पे देख लेंगे, ठीक। इसी को यहाँ पे जूम करके दिखाया है, वही यही वाला फोटो यहाँ पे है, इसको जूम कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा सरल अस्थाई उत्तक। जो अभी हम बोल रहे थे यहाँ पे कि जो विभजतक होता है, ये कोशिका विभाजित होकर कोशिका बनाता है, फिर वो कोशिका का विभाजन रुक जाता है तो अस्थाई उत्तक बना देता है, और विशिष्ट कार्य के अनुसार इनका जो विभजतक है, ये विभिन्न प्रकार के अस्थाई उत्तक बनाता है, विभिन्न प्रकार का। तो उसी प्रकार में से एक है सरल अस्थाई उत्तक, ठीक। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो चैप्टर 6 है ना भाई, स्टार्टिंग से भारी लग रहा है, अब जो टॉपिक आएगा यहाँ से और भारी लगेगा। चूँकि हम बढ़िया से समझा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, तो तुम लोगों को भारी नहीं लगेगा, देखना। दिया हुआ है, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थाई उत्तक कहते हैं। अब हमें देखना है कि एपिडर्मिस क्या होता है, कहाँ पे होता है। तो आ जाओ यहाँ पे देखो। ये जो हम तना काटे थे, तना गोल टाइप का होता है ना, काटे थे, काट के लाए, फिर उसका सेक्शन काट दिए, सेक्शन काट दिए तो ये गोल वाला भाग निकला, गोल वाला भाग देखो। तो इसी में जो ये वाला बाहरी पार्ट है, इसी को एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक। यही बोल रहा है कि एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं का परत होता है, मतलब बहुत सारा परत होता है कोशिका का एपिडर्मिस के नीचे। तो जो कोशिका का परत होता है उसे क्या कहते हैं? सरल अस्थाई उत्तक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थाई उत्तक है। अब देखो, सरल अस्थाई उत्तक में भी टाइप है, एक टाइप है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थाई उत्तक है, ठीक। दिया हुआ है सरल अस्थाई उत्तक है कौन भाई? पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। जो पैरेन्काइमा होता है, इसका जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, वो क्या होता है भाई? पतला होता है।
पतला कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है कौन भाई? पैरेन्काइमा। आगे आओ, ये जीवित कोशिकाएं हैं। जो पैरेन्काइमा है क्या है भाई? जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। जो पैरेन्काइमा है ये बंधन मुक्त होता है, मतलब कि ये बंधा नहीं होता है, इनके बीच में स्पेस होता है। तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। तो जो ये पैरेन्काइमा है उसी के बारे में बता रहा है कि इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य, देखो ये कोशिका है भाई, ये देखो पैरेन्काइमा है, ये ए बोला है पैरेन्काइमा है ये वाला। तो कोशिका ये है, कोशिका है, तो कोशिका के मध्य में काफ़ी स्पेस है। देखो अब मतलब फोटो में लग रहा है कि स्पेस नहीं है, लेकिन स्पेस है, काफ़ी स्पेस है कोशिकाओं के बीच में, ठीक। तो उसी को बोल रहा है कि कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, और उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है तो वो सब बंधन मुक्त होता है, ठीक। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करते हैं। अब देखो एग्जाम में यहीं से पूछेगा कि पूछ देगा कौन सा ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं। ऑप्शन में दे देगा ABCD, उसी में लिखा रहेगा पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का पहला काम क्या है? तो भोजन का भंडारण करता है, स्टोर करता है। पैरेन्काइमा याद रखना, सबसे डिफिकल्ट पार्ट अभी तुम लोग डील कर रहे हो, हम करा रहे हैं तो एकदम आसान लगेगा। और क्या काम है भाई पैरेन्काइमा का? तो कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पता है क्या होता है? तो पौधा जो है, पौधा में क्लोरोफिल क्या करता है? तो क्लोरोफिल ही सूर्य से प्रकाश लेता है, और जो पौधा का जो भोजन बनाने का प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है क्लोरोफिल भोजन बनाने में। तो ये जो क्लोरोफिल है पैरेन्काइमा में पाया जाता है, और वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है क्लोरोफिल के सहायता से, जानते हैं हम लोग, ठीक। अब देखो क्या बोला है, स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेनेकाइमा हरित ऊतक कहा जाता है। अब देखो जो पैरेन्काइमा है इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का यूज़ कहाँ होता है भाई? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की स्थिति में पैरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तो क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। वही बोला है कि स्थिति में, तो कौन सी स्थिति में भाई? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब ये पैरेन्काइमा आता है तो इसमें क्लोरोफिल होता है। तो पैरेन्काइमा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की स्थिति में क्या बोलते हैं? क्लोरेनेकाइमा बोलते हैं। अब देखो कंफ्यूज मत होना, क्लोरोफिल याद रखने का तरीका बता रहे हैं। क्लोरो तो क्लोरे, तो मतलब दोनों तीनों सेम है। क्लोरोफिल बोलो, क्लोरेनेकाइमा बोलो, या हरित ऊतक बोलो, तीनों तो सेम है। सब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ही पौधों को सूर्य का प्रकाश सोखता है और खाना बनाता है। किसके मदद से? क्लोरोफिल बोलो, क्लोरेनेकाइमा बोलो, या हरित ऊतक बोलो, क्लियर हो गया, ठीक। तो पैरेन्काइमा का अभी तक दो काम पता चला, एक भोजन का भंडारण करता है, दूसरा उसमें क्लोरोफिल होता है तो पौधे अपना खाना बनाते हैं, क्लियर हो गया। आगे आओ, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं, इंग्लिश में कैविटीज होती है, जिसके कारण ये जल में उतर आती हैं। कुछ को देखोगे, कुछ जलीय पौधा होता है जो पानी में डूबता नहीं है, तैरते रहता है। तो क्यों तैरते रहता है भाई? तो उसमें भी पैरेन्काइमा ही होता है। तो पैरेन्काइमा का जो कोशिका होता है उसके मध्य में हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है। अब देखो, अब जैसे ये पैरेन्काइमा का कोशिका है तो इसके बीच में देख रहे हो कितना स्पेस है, तो इसके बीच में हवा भरा होता है, कैविटीज होता है, गुहिका होता है। गुहिका मतलब क्या? एक तरह का थैला जिसमें हवा भरा हो, ठीक। तो जो जलीय पौधा होता है उनके पैरेन्काइमा की कोशिका के मध्य में हवा भरा होता है, हवा जैसा थैला होता है, हवा भरा होता है, और उसी हवा के कारण जो होता है जलीय पौधा पानी में तैरता रहता है, डूबता नहीं है। देखो पैरेन्काइमा का तीनों काम मिल गया, एक भोजन भंडारण, एक पौधों के खाना बनाने में मदद करता है, उसमें क्या होता है? उसमें क्लोरोफिल होता है। दो, तीसरा काम क्या होता है कि भाई जो जलीय पौधा है पैरेन्काइमा में हवा भरा होता है, उसकी कोशिका में हवा भरा होता है तो वो डूबता नहीं है। तीन काम निकल गया। आगे आओ, तो इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेनेकाइमा कहते हैं। अब ये जो पैरेन्काइमा है जलीय पौधा में होता है, उसमें हवा होता है, तो जलीय पौधा में जो पैरेन्काइमा होता है, हवा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एरेनेकाइमा कहते हैं। अब देखो पकड़ो, इंग्लिश लिखा हुआ है एरेने, एयर। जलीय पौधा में जो पैरेन्काइमा होता है उसमें एयर होता है,
तो उसमें एयर होता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, उस टाइम पैरेन्काइमा को क्या बोल देंगे, एरेनेकाइमा बोल देंगे। कब? जब ये जलीय पौधा के कोशिका में बहुत हवा होता है तो उस टाइम पैरेन्काइमा को एरेनेकाइमा बोल देंगे। एरेने मतलब हवा होता है। क्लियर? पौधों में एक और कारण है, देखो एक और इसका काम है, किसका? पैरेन्काइमा का। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य अस्थायी उत्तक कॉलेनेकाइमा के कारण होता है। नहीं, अब यहाँ पे पैरेन्काइमा का काम खत्म। अब एक नया उत्तक है, क्या है भाई? कॉलेनेकाइमा। कॉलेनेकाइमा के कारण क्या होता है, ये एक उत्तक है, ये क्या करता है तो पौधे में लचीलापन लाता है। देखो पौधा जल्दी टूटता नहीं है, लचीलापन होता है, हिलते डुलता है, डुलते रहता है। तो वो क्यों होता है भाई? तो कॉलेनेकाइमा के कारण होता है, याद रखना। अब देखो कॉलेनेकाइमा में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे है कॉलेनकाइमा, इसके कारण लचीलापन होता है पौधा में। आइए है क्लोरे मतलब क्लोरोफिल, ध्यान रहे। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती में, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। तो ये जो कॉलेनेकाइमा होता है ये कहाँ होता है भाई? तो पौधा के विभिन्न भाग में, जैसे कहाँ पे? पत्ती में, तना में, बिना टूटे हुए वो लचीलापन होता है। देखना कभी तना टूटेगा नहीं, हिलते रहता है। तो क्यों हिलते रहता है? तो उसमें कॉलेनेकाइमा का उत्तक होता है। ठीक। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ये जो कॉलेनेकाइमा है यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता मतलब क्या होता है कि पौधे को मजबूती देता है, लचीलापन देता है, सहारा देता है, ताकि पौधा जो है हवा के दबाव में बिना टूटे मुड़ जाए। उसी को बोलते हैं यांत्रिक सहायता। यांत्रिक सहायता ये होता है कि मजबूती दे, लचीलापन दे, और जब हवा बहे ना तो बिना टूटे झुक जाए, फिर खड़ा हो जाए। यही होता है यांत्रिक सहायता। ये तो कौन देता है? कॉलेनेकाइमा देता है। फिर बोला है कि हम इस उत्तक को एपेडमिट्स के नीचे पर्णवित्र में पा सकते हैं। तो भाई अब दिमाग में आएगा कॉलेनेकाइमा कहाँ होता है? तो एपेडमिट्स के नीचे पर्णवित्र में पा सकते हैं। एपेडमिट्स के नीचे, तो एपेडमिट्स यहाँ पर है ही, तना होता है, तना काटोगे, जब तना को काटोगे तो ये भाग निकलेगा, तो एपेडमिट्स होता है। एपेडमिट्स के नीचे पाया जाता है, कहाँ पे? पर्णवृत्त में। और पर्णवृत्त क्या होता है समझो, देखो इसीलिए बोल रहे थे चैप्टर बहुत टफ है, ऐसा ऐसा वर्ड यूज़ किया है ना। देखो पर्णवृत्त सिंपल सा भोजपुरी भाषा में बता रहे हैं। जो पत्ता जब तोड़ोगे ना तो जो पतवा का डंटिया होता है, मैं पत्ता तोड़ दिए तो नहीं, हल्का फुल्का पीछे डंटी निकला रहता है, उसी डंटिया को बोलते हैं पर्णवृत्त। ठीक, बना दिए हैं। तना हो गया, यहाँ पे ऐसे पत्ता होता है, पत्ता जुड़ा होता है, पतवा को तोड़ देंगे तो नहीं, उसमें डंटिया निकल जाता है, उसी डंटिया को बोलते हैं पर्णवृत्त। तो यहीं पे पाया जाता है कॉलेनेकाइमा, यहीं पे पाया जाता है, तभी तो ये टूटता नहीं है, झुके रहता है, हिलता रहता है, इसमें लचीलापन होता है। तो यहीं पे पाया जाता है क्या चीज़? कॉलेनेकाइमा पाया जाता है। समझे? कॉलेनेकाइमा एकदम आज फुल जोश में है, एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं। हो गया भाई। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, ये जो कॉलेनेकाइमा है, उत्तक जो कॉलेनेकाइमा उत्तक है, इसका जो कोशिका जीवित होता है, लंबा होता है और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। चित्र 6.4b में आ जाओ। चित्र 6.4b, चित्र 6.4b देखो, यही है कॉलेनेकाइमा है। तो कॉलेनेकाइमा का क्या बोल रहा है भाई? देखो क्या बोल रहा है, कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी हो, देखो मोटा है, कोना पे मोटा है। ठीक, ये क्या है भाई? कॉलेनेकाइमा का फोटो दिखा रहा है। और क्या बता रहा है? तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। और कोशिकाओं के बीच, मान लो ये भी कोशिका है, ये कोशिका है, तो इसके बीच में कहाँ है स्थान? है स्थान नहीं है। जैसे यहाँ पर स्थान दिख रहा था पैरेन्काइमा में, उस तरह से स्थान कॉलेनेकाइमा में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एकदम भरा हुआ है। क्लियर? तो ये अभी हम लोग 2 उत्तक पढ़ लिए पौधों का, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक पैरेन्काइमा और दूसरा पढ़ लिए कॉलेनेकाइमा। ठीक, कॉलेनेकाइमा क्या होता है भाई? तो लचीलापन देता है, यांत्रिक सहायता करता है। पैरेन्काइमा क्या होता है? तो भोजन भंडारण, पौधों में खाना बनवाता है, जलीय पौधों को डूबने नहीं देता है। कौन भाई? पैरेन्काइमा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और उत्तक है एस्क्लेरेनेकाइमा। ये क्या होता है? एक अन्य प्रकार का उत्तक एस्क्लेरेनेकाइमा होता है। तो एस्क्लेरेनेकाइमा क्या होता है और ये पौधे के किस भाग में पाया जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यह उत्तक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। याद रखना कि पूछ देगा कि पौधा कठोर और मजबूत
किस ऊतक के कारण होता है? एस्केलेरेनेकाइमा या पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा? तो उत्तर टिक लगा देना है। क्या करता है ये? तो कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार रिवीजन कर लो। पैरेन्काइमा क्या करता है, कोलेनकाइमा क्या करता है, और ये अभी हम लोग जान गए एस्केलेरेनेकाइमा क्या करता है। अब देखो, अब एस्केलेरेनेकाइमा का एग्जाम्पल बताएगा। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलका को देखा है। जब नारियल खरीदोगे मंदिर में फोड़ने के लिए, तो नहीं होता है ऊपर से हार्ड टाइप का होता है, पूरा रेशा टाइप का होता है, वो रेशा को खींच खींच के सब पूरा हटाना पड़ता है उसको, तो बड़ा हार्ड होता है देखना नारियल, तभी तो उसको पटकने पे फूटता है। तो जो नारियल का रेशा युक्त छिलका को आपने देखा होगा, यह एस्केलेरेनेकाइमा ऊतक से बना होता है। तो जो नारियल का रेशा युक्त छिलका है वो क्या चीज़ से बना होता है? तो एस्केलेरेनेकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। जो एस्केलेरेनेकाइमा ऊतक है, इसका जितना कोशिका होता है सब मृत होता है। ये लंबी और पतली होती हैं। जो एस्केलेरेनेकाइमा का कोशिका है ये क्या होता है भाई? तो लंबा होता है और पतला होता है, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। अब देखो, अभी बता रहा है कि जो एस्केलेरेनेकाइमा ऊतक है लंबा और पतला होता है। क्यों होता है लंबा पतला? तो इस ऊतक की जो भित्ति है, भित्ति क्या होता है? सेल वॉल। बताया भी है कि जो पादप कोशिका होता है उसमें सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है। तो जो ऊतक का भित्ति होता है वो क्या चीज़ से बना होता है? लिग्निन से बना होता है, और लिग्निन के कारण मोटी होती है। अब समझ में आया? जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति होता ही है, तो इसमें बता रहा है कि जो भित्ति होता है, भित्ति वो लिग्निन के कारण उसका भित्ति मोटा होता है। ठीक, अब लिग्निन क्या होता है? तो लिग्निन एक तरह का कार्बन का बहुलक है। जो एक बार पढ़ लो, इसको लिखने का ज़रूरत कुछ नहीं है। लिग्निन एक कार्बन का बहुलक है जो जो भी पौधा होता है उसके कोशिका को मजबूती देता है, कठोरता देता है, और जल सहारा प्रदान करता है, मतलब जल उल उसमें ट्रांसफर करता है। ठीक, तो ये होता है लिग्निन। तो लिग्निन एस्केलेरेनेकाइमा में मौजूद होता है, जिसके कारण उसका भित्ति जो है मोटा होता है। ये भित्तियाँ, इसी भित्ति के बारे में बोल रहा है, ये भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। बताओ, ये जो भित्ति के बारे में बोला इतना मोटा होता है कि कोशिका के अंदर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। चित्र 6.4 सी ये है एस्केलेरेनेकाइमा। ठीक, अब देख लो, ये जो कोशिका भित्ति है, देख लो कितना मोटा मोटा है, कितना मोटा मोटा है, इतना मोटा है कि कोशिका के अंदर आंतरिक स्थान नहीं होता है। देख लो बहुत मोटा है। ठीक, यह ऊतक, अब ये पढ़ना है कि ये ऊतक जो है एस्केलेरेनेकाइमा पौधे में कहाँ होता है। तो यह ऊतक तना में होता है। तो तना में कहाँ होता है? संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। ऊतक के तना में कहाँ? तो संवहन मंडल के समीप। संवहन मंडल कहाँ होता है? तो पहले तना में आ जाओ। पौधा का जो तना होता है उसको हम काट दिए, काट के यहाँ पर रख दिए, उसको उसका जो सेक्शन है उसको भी काट खटा दिए, गोल निकलेगा, गोल टाइप का। तो देखो इसमें होता है संवहन मंडल। अब इसको क्या किए, यहाँ से इसको जूम कर दिए, इस भाग को जूम कर दिए, जूम करके इस भाग में आ गए। ये वही वाला है, इसको जूम किया गया है। तो देखो कहाँ होता है संवहन मंडल। ये क्या है? तना है, और इसी का जूम भाग है तो ये भी तना ही है। तो तना के कहाँ पे होता है? तो संवहन मंडल में। देखो संवहन मंडल यही है, यहीं पे होता है। एस्केलेरेनेकाइमा यहीं पे होता है, संवहन मंडल के समीप में होता है, नज़दीक में होता है। तो संवहन मंडल के समीप पत्तों की सिराओं में, जो पत्ता का वेंस होता है, पत्ता का सिरा तो जानते हो, सिरा में होता है। बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है, और जो भी बीज होता है, फल होता है, उसके कठोर छिलका में उपस्थित होता है ये एस्केलेरेनेकाइमा ऊतक। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। अब भाई कठोर होगा तो मजबूती प्रदान करेगा ही। तो 3 ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और ये एस्केलेरेनेकाइमा, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब जो इसका क्वेश्चन है, अब देखो एक चीज़ और,
किसी भी टीचर का नोट्स ले लो, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं करेगा जितना एनसीईआरटी में किया हुआ है। तुम लूसेंट खोल कर देख लो, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। अब बोलो तो दिखा देते हैं, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, छोड़ छोड़ के किया हुआ है। तो इसीलिए सबको बोलते हैं कि अगर एनसीईआरटी पढ़ लिए तो तुमको लूसेंट, किसी मास्टर का नोट्स, पीडीएफ कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा रिजल्ट क्यों होता है? क्योंकि मेरा एनसीईआरटी सब पढ़ा हुआ है। बस अभी कर रहे हैं ना, तो मान लो एक तरह से मेरा रिवीजन हो रहा है, इसलिए मेरा रिजल्ट होता है। तो वैकेंसी आने से पहले जितना जल्दी हो सके एनसीईआरटी कम से कम साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का ख़त्म कर दो। अब इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ से हुआ है? क्वेश्चन यहाँ तक किए थे हम लोग, यहाँ तक हो गया है, 389 तक आगे आते हैं। 300 बड़ा दिक्कत होता है, ऐसे पेज होता है तो 387 पे क्वेश्चन नंबर 387, ये सब क्वेश्चन बच गया था। पहला कथन है अस्थाई उत्तक का निर्माण विभेजोतक उत्तक के विभाजन से होता है। हम लोग पढ़े भी थे कि जो विभाजित होने वाला उत्तक होता है, ये विभाजित होता है, देखो कहाँ पे दिया हुआ है। जो विभाजित होने वाला उत्तक होता है विभाजित होकर कोशिका बनाता है, फिर वो कोशिका विशिष्ट कार्य करता है, फिर अपना विभाजन शक्ति खो देता है, उसके बाद अस्थाई उत्तक बना देता है। वही बात लिखा हुआ है कि विभाजित कोशिका जो है अस्थाई उत्तक बना देता है, सही है। दूसरा कथन, जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभाजन बंद कर विशिष्ट कार्य करने लगती हैं तो अस्थाई उत्तक बन जाती है, वही बात लिखा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक कोशिका क्या है? वही विभेयोजतक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। तो वही बोला है कि विभाजन बंद हो जाता है तो अस्थाई उत्तक बन जाता है, विशिष्ट कार्य करती है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, विभाजन बंद हो जाता है, विशिष्ट कार्य करने लगती है, अस्थाई उत्तक बन जाता है, दोनों सही है। 387 हो गया। 385 पे आ जाओ। 385 क्या बोला 385 भाई? यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता खोकर विशिष्ट कार्य करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम लोग पढ़े थे विभेदीकरण। देखो, अपना जो है विभाजन बंद हो जाता है और विभाजन बंद होने के बाद अस्थाई उत्तक बन जाता है। और ये जो प्रोसेस है कि विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थाई रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? विभेदीकरण बोलते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, विभेदीकरण। ठीक, 385, 387, 386 पे आ जाओ। 386 क्या बोल रहा है? विभयोजतक उत्तक के अस्थाई उत्तक में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो विभयोजतक के अस्थाई उत्तक बनने की प्रोसेस को विभेदीकरण कहते हैं। वही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अस्थाई और आकार लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? विभेदीकरण बोलते हैं। तो तीनों क्वेश्चन हो गया, 85, 86, 87। और क्वेश्चन इसमें आ गया 391 क्या बोल रहा है? 391 है, 390 है, तो पहले 390 देख लो, या जो भी पहले देखो ना, 391 ही देखो। निम्न कथनों पर विचार करें। पैरेन्काइमा एक प्रकार का अस्थाई उत्तक है, सही है भाई, अस्थाई उत्तक का प्रकार है। पैरेन्काइमा मृत कोशिकाओं से बना होता है, चलो देख लेते हैं, मृत से बना होता है कि जीवित से बना होता है? पैरेन्काइमा जीवित कोशिका से बना होता है, तो ये दूसरा गलत दिया हुआ है, मृत बोल रहा है, दूसरा गलत है, सिर्फ कथन 1 सही है। 390 था ना, 390 पे आ जाओ। कोशिकाओं की ढीली पैकिंग वाले अस्थाई उत्तक को क्या कहते हैं? ढीली पैकिंग वाले को क्या बोलते हैं भाई? तो पैरेन्काइमा बोलते हैं। देखो कहाँ पे दिया हुआ है। ये प्रायः किसके लिए है? पैरेन्काइमा के लिए है। ये प्रायः बंधन मुक्त होता है, बंधन मुक्त होता है, इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है, तो ढीला होता है। तो ढीला कौन होता है भाई? तो पैरेन्काइमा होता है, खत्म। पैरेन्काइमा ढीला होता है। ठीक, दोनों क्वेश्चन हो गया। 390, 391, इधर आ जाओ। इधर कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन 393, 94, 95। 393 पे आ जाओ। इनमें से कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है? यांत्रिक सहारा कॉलेनकाइमा, अभी हम लोग पढ़े हैं कॉलेनकाइमा, देखो याद हो गया है। कॉलेनकाइमा क्या करता है भाई? यांत्रिक सहायता देता है। 300 कौन था? 394 पे आ जाओ। 394 कॉलेनकाइमा उत्तक कहाँ पाया जाता है भाई? तो एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में, देखो कहाँ दिया हुआ है।
कॉलन काइमा कहाँ पाया जाता है? इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में, और पर्णवृत्त क्या होता है बताए हैं, जो पतवा का डंटिया होता है, डंटिया ना, इसी डंटिया में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं पर्णवृत्त, और इसी में पाया जाता है कॉलन काइमा। तो एपिडर्मिस के नीचे, पर्णवृत्त में नहीं दिया हुआ है, बस एपिडर्मिस के नीचे दिया हुआ है, इतना से भी समझ सकते हो। 395, तो 93 हो गया, 94 हो गया, अब 95 देख लेते हैं। 95 का एक कथन यहाँ से निकलेगा, 395 का एक कथन यहाँ से निकलेगा, दोनों कथन देख लेते हैं। 395 बोल रहा है कि एस्केलेरने काइमा जीवित कोशिकाएं होती है। नहीं भाई, जीवित कोशिका नहीं होता है, मृत कोशिका होता है। चलो देख लेते हैं जीवित होता है कि मृत होता है। देखो ये है एस्केलेरने काइमा, इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, मृत, और वो बोल रहा है जीवित, तो ये गलत हो गया, जीवित बोल रहा था। कथन 2 क्या बोल रहा है? कॉलन काइमा में मृत कोशिकाएं होती हैं, तो नहीं, इसमें जीवित होता है। कॉलन काइमा यहाँ पे दिया हुआ है, कॉलन काइमा का बात यहाँ से किया है, तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, जीवित, और ये क्या बोल रहा है? कॉलन काइमा मृत होती हैं, तो गलत दिया हुआ है, दोनों कथन गलत है। क्लियर? अभी हम करा रहे हैं तो आसान लग रहा है, अगर यही एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े रहते, कितना भी लूसेंट पढ़ लो, किसी टीचर का नोट्स पढ़ लो, पीडीएफ पढ़ लो, कुछ काम नहीं करता। अभी एनसीईआरटी पढ़ा है तो सब आसान लग रहा है, ठीक ना? तो 395 भी हो गया, 396 देख लो। एस्केलेरने काइमा की कोशिका भित्ति कठोर होने का मुख्य कारण क्या है भाई? तो लिग्निन, अभी बताएं हम लोग, लिग्निन के कारण मोटा होता है उसका भित्ति। देखो लिखा हुआ है, इस उत्तक की भित्ति जो है लिग्निन के कारण मोटी होती है। क्लियर? तो क्वेश्चन हो गया इधर का, इधर भी क्वेश्चन है, खत्म। अब स्टार्ट करना है क्रियाकलाप। बोल रहा है कि रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए। रियो कोई पौधा है, उसका पत्ती लेना है, ताज़ा पत्ती लेना है। इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। अब कैसे तोड़ना है भाई? तो मान लो जैसे पत्ता है, इसको पकड़ के यहाँ से खींच दो, खींच दोगे तो क्या होगा? सारा पत्ता हाथ में आ जाएगा, और जो डंडिया है, डंडिया छोड़ दो उसी में। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पैट्री डिश में रखे। पैट्री डिश कोई बीकर टाइप का होगा, कुछ बर्तन टाइप का होगा, इसमें पानी भरा हुआ है, उसी में इस जो छिलके है, पत्ता का छिलका है, उस पैट्री डिश में रख दो। इसमें कुछ बूंद सैफरिन विलयन की डालिए। सैफरिन के बारे में बताया ही, यहाँ पे बताए थे, फिर चैप्टर 5 में भी बताया कि ये जो लेबोरेटरी होता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पे रखा रहता है। जैसे एक तरह से ये रंग चढ़ाने के लिए होता है। जैसे कोशिका में इसका कुछ बूंद डाल दोगे ना, तो कोशिका का जितना भी सब पार्ट्स है, सब स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। तो रंग चढ़ाने के लिए होता है सैफरिन, अच्छा सा सब दिखेगा। तो कुछ बूंद सैफरिन का डाल दो इस डिश में, जिसमें पत्ता का छिलका है। कुछ समय, लगभग 2 मिनट के बाद पश्चाताप, छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए और इसे धीरे से कवर स्लिप में ढकें। उसको स्लाइड मतलब होता है शीशा का पतला प्लेट टाइप का, उस पर रख दो और इसे धीरे से कवर स्लिप से ढक सो, कुछ कवर स्लिप होगा उसको ढक दो, ठीक। फिर उसको क्या करो, माइक्रोस्कोप से देखो, सूक्ष्मदर्शी से देखो। अब देखने के बाद क्या पता चलेगा? अब तो हम लोग तो एक्सपेरिमेंट कर तो नहीं रहे हैं, क्या पता चलेगा? अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, यहाँ से पता चलेगा उसमें माइक्रोस्कोप में क्या दिखा। जो आप देख रहे हैं, हम लोग देखे नहीं ना देखे, तो जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। मतलब बता रहा है कि हम लोग क्या देखे, तो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत, कोशिका का सबसे बाहरी परत दिख रहा था माइक्रोस्कोप में, वो क्या था भाई? एपिडर्मिस था। एपिडर्मिस के बारे में हम लोग यहाँ तुरंत पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं एपिडर्मिस के बारे में। फिर एपिडर्मिस जो होता है तना में होता है, तना में क्या, पौधा का हर पार्ट्स में होता है। तो यहाँ पे तना में दिखाया हुआ है, तना का जो सेक्शन काट दिए हैं, काट के यहाँ पे देखो दिखा हुआ है एपिडर्मिस है। बाहरी वाला परत होता है एपिडर्मिस तना में। और देखो एपिडर्मिस कहाँ कहाँ होता है बताएगा। तो एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि कोशिका का परत का बना होता है एपिडर्मिस, ठीक। तो कोशिका का परत का बना होता है, तो परत क्या होता है? बाहरी तो परत होता है, कोशिका का परत का बना, ये कोशिका है, कोशिका का परत का बना होता है, तो बाहरी परत होता है एपिडर्मिस। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में
एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। शुष्क स्थानों मतलब जैसे जो रेगिस्तान वाला एरिया है जहाँ पे पानी का कमी है, तो जो वहाँ पे जो पौधा होता है, जो भी पादप होता है, पौधा होता है, उसमें जो एपिडर्मिस होता है वो मोटा होता है। जो एपिडर्मिस का परत होता है मोटा होता है। क्यों होता है बताएगा। जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। तो क्यों मोटा होता है भाई, तो वहाँ पे जल का क्षय नहीं हो, मतलब जल उस पौधा से निकले नहीं, उस जल को बचाना है। क्यों बचाना है भाई, तो शुष्क स्थान है, वहाँ पे जल का बहुत कमी है, तो जो भी पौधा में जल है वो जल बाहर नहीं निकले, इसीलिए एपिडर्मिस का जो परत होता है मोटा होता है। अब क्लियर हो गया होगा। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। पौधा का जितना सतह है सब एपिडर्मिस से ढका रहता है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। जो एपिडर्मिस होता है पौधा का जो सभी भाग है उसको रक्षा करता है, क्योंकि बाहरी परत होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मल कोशिका पौधों को बाहरी सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। जो एपिडर्मिस होता है या एपिडर्मल कोशिका बोलो जो बोलो, वो क्या करता है भाई, तो पौधों के बाहरी सतह पे प्रायः एक मोम जैसा जल विरोधी परत बनाता है, मतलब एक मोम का लेयर बना देता है पूरे पौधा के बाहरी सतह पे। तो मोम क्या होता है, मोम पे जैसे ही पानी फेंकोगे ना तो देखो पानी उस पर टिकता नहीं है, पानी तुरंत गिर जाएगा। तो मोम का एक जल विरोधी परत बना देता है कि जल वहाँ से निकले नहीं, पौधा से जल बाहर नहीं निकले। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। तो ये जो परत बनता है मोम का, ये क्या करता है भाई, तो जल का क्षय नहीं होने देता है, यांत्रिक आघात नहीं हो देता है, मतलब कोई उस पर अगर पौधा पे कोई कुछ अटैक करे, हवा चले तो वो टूटे वूटे नहीं, वो सबसे बचाता है ये मोम का परत। और परजीवी कवक, और जो भी परजीवी होता है कवक होता है पौधे के अंदर नहीं जा पाए उससे रक्षा करता है। कौन भाई, तो ये जो मोम जैसा जो बना होता है परत, वही रक्षा करता है पौधों को इन सब चीज़ों से। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। क्यों है भाई, तो ये सब एपिडर्मल कोशिका क्यों होता है पौधे में, तो कोशिका का उत्तरदायी रक्षा करने का है। मतलब जो एपिडर्मल कोशिका होता है उसका काम क्या है, तो पौधा का रक्षा करना है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अक्षीण परत बनाती है। तो एपिडर्मल कोशिका का काम क्या है, रक्षा करना। इसलिए इसका जो कोशिका होता है, एपिडर्मल जो भी कोशिका होता है, बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान, मतलब कोशिका के बीच में कोई स्थान नहीं होता है। जैसे मान लो, कहाँ पे दिखाएं तुमको, मान लो ये सब एपिडर्मल कोशिका है, देख रहे हो, ये कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है, तो दोनों कोशिका के बीच में कोई स्थान है, कोई स्थान नहीं है कहीं। को देखो, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, कहीं गैप कोई स्थान नहीं है। तो कहीं कोई गैप कोई स्थान नहीं होता है, तो क्या होता है भाई, कोई स्थान कोई गैप नहीं होता है उनके कोशिका के बीच में, तो एक अक्षीण परत बनता है। अक्षीण परत मतलब बिना छेद वाला परत, मतलब उसमें कहीं स्पेस कोई गैप कुछ नहीं होता है। कहाँ पे भाई, तो उनके कोशिका के बीच में। किसके कोशिका में, तो एपिडर्मल कोशिकाओं में। फिर बोल रहा है कि अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। जो भी एपिडर्मल कोशिका होता है अधिकांश चपटा होता है, ठीक। सामान्यतः उनकी बाहरी तथा पार्श्व भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। तो जो भी एपिडर्मल कोशिका होता है उसका बाहरी और जो पार्श्व भित्तियाँ मतलब साइड वाला, बाहरी और साइड वाला, मान लो ये कोशिका है तो उसका बाहरी और साइड वाला जो परत होता है उसके आंतरिक, जो कोशिका के अंदर वाला भित्ति है उससे मोटा होता है। कौन भाई, बाहर वाला और साइड वाला। तभी तो ये जो कोशिका होता है पौधों को रक्षा करता है। क्या चीज़ से रक्षा करता है भाई, तो हम लोग पढ़े यहाँ पे, यांत्रिक आघात से, परजीवी कवक को जाने नहीं देता है, जल का क्षय रोक देता है। तो क्यों रोक देता है भाई, तो उसका जो बाहरी परत होता है, जो साइड का परत होता है, वो सब मोटा होता है आंतरिक भित्ति की अपेक्षा। जो भी अंदर वाला जो लेयर होता है उससे बाहरी और साइड वाला मोटा होता है। आ गया। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। अब आ जाओ, पत्ती का जो एपिडर्मिस है, मान लो ये एपिडर्मिस है,
ये सब एपिडर्मिस का कोशिका है। तो इसमें हम छोटा छोटा छिद्र देख सकते हैं। देखो यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पे छिद्र है, इसी के बाद बोलेगा छिद्र देख सकते हैं। इन छिद्रों को एस्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं, देखो लिखा भी है। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं भाई, तो एस्टोमेटा बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, एस्टोमेटा बोलते हैं इन छिद्रों को। चित्र 6.5 वही है, चित्र 6.5। फिर बोला है कि एस्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है। जो एस्टोमेटा होता है, मान लो यहाँ पे एस्टोमेटा लिखा हुआ है, ठीक, तो इसको दो वृक्क आकार, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी टाइप का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वृक्क आकार का कोशिका जो है इसको घेरे रहता है। ये जो एस्टोमेटा है घेरा हुआ है, घेरे रहता है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। तो जो एस्टोमेटा को वृक्क टाइप का कोशिका घेरे रहता है ये वाला, इसको रक्षी कोशिका कहते हैं। यहाँ पे भी है रक्षी कोशिका, यहाँ पे भी है रक्षी कोशिका, बीच में एस्टोमेटा है, बीच में एस्टोमेटा है, देखो रक्षी कोशिका। तो इसको बोलते हैं रक्षी कोशिका। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। जो रक्षी कोशिका होता है ये क्या करता है भाई, तो वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है, वाष्प के रूप में पानी का निकलना, मतलब पानी जो है वाष्प के रूप में निकल जाता है। तो इस क्रिया भी एस्टोमेटा के द्वारा होता है। तो एस्टोमेटा के द्वारा ही जो पानी है वाष्प के रूप में निकल जाता है। कहाँ से निकलता है भाई, तो एस्टोमेटा से ही निकलता है। क्लियर। तो देख लो ये सब एपिडर्मल कोशिका का, ये सब उसके बारे में पढ़े, क्या होता है, क्या चीज़ का बना होता है, कौन से पौधे में होता है। तो जो शुष्क स्थान वाला पौधा है उसमें ज़्यादा होता है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 397, 398 और है 399। 397 पे आ जाओ। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं भाई, तो एपिडर्मिस कहते हैं। क्लियर, अभी पढ़े हम लोग। 398, पौधों में जल का हानि रोकता है, यांत्रिक आघात से बचाता है, परजीवियों से रक्षा करता है। कौन सा ऊतक भाई, तो एपिडर्मल ऊतक कहता है। अभी देखे थे हम लोग, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पढ़े थे ना हम लोग। देखो, जल के क्षय से रोकता है, यांत्रिक आघात, परजीवियों कवक के प्रवेश को रोकता है। कौन, एपिडर्मल कोशिका। 399 पे आ जाओ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है भाई, तो रक्षी कोशिका करता है। अभी हम लोग पढ़े, गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, तो रक्षी कोशिका करता है। क्लियर। तो तीनों क्वेश्चन हो गया, 399, 398, 397 आ गया। अब बोल रहा है कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। अब देखो, जो एपिडर्मल कोशिका होता है तना में भी होता है और जड़ में भी होता है। तो एपिडर्मल कोशिका पौधे के हर भाग में होता है, यहाँ पे बोल रहा है जड़ में भी होता है। तो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं, तो जो जड़ में एपिडर्मल कोशिका होता है उसका काम क्या है, तो पानी को सोखने का कार्य करती है, पानी को सोखता है। ठीक। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं। तो जो पानी को खींचता है, तो पानी को कैसे खींचेगा, तो बाल टाइप का कुछ उसमें रेशा होगा, वही पानी को सोख लेता है, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। तो ये सब जड़ में होता है। ये जो जड़ में क्या होता है, एपिडर्मल कोशिका होता है। और इस एपिडर्मल कोशिका कैसा होता है भाई, उसमें क्या होता है, तो बाल जैसा रेशा होता है, प्रवर्ध होता है। और वो क्या करता है, तो जड़ों की कुल अवशोषक, जो भी जड़ होता है, पानी सोखने का क्षमता बढ़ा देता है जड़ों में। क्यों, तो उसमें बाल जैसा प्रवर्ध होता है, तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो जब पानी सोखने का सतह बढ़ेगा, पानी सोखने का सतह मान लो बढ़ गया, तो पानी सोखने का क्षमता में भी वृद्धि होगा, पानी खूब सोखेगा। ठीक। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह, जो भी मरुस्थलीय, जो भी रेगिस्तान वाला पौधा होता है, उनका बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन क्या होता है, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ, मतलब जल को रोकता है, जल को निकलने नहीं देता है। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोलते हैं। ये किस में होता है, मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में होता है। क्यूटिन क्या करता है भाई, का एक लेप होता है। देखो, क्यूटिन का लेप कहाँ होता है, तो मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है। और क्यूटिन का लेप क्या करता है, तो पानी को रोकता है, पानी को पौधा से बाहर नहीं जाने देता है।
क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? हाँ भाई, कारण सोच सकते हैं, क्योंकि मरुस्थल में पानी का कमी होता है तो पौधे पौधे के अंदर से पानी बाहर नहीं जाए, यही क्यूटिन बचाता है, अवरोध करता है, रोकता है। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा, जो एक पेड़ है, पेड़ मान लो, पेड़ मतलब बोल रहा है कि मतलब बहुत साल पुराना, तभी ना पेड़ बोलेंगे। तो पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाहरी परत से भिन्न होती है। बताओ, एक पेड़ है, पुराना है, पेड़ है, और एक नया तना है, तो नया तना का बाहरी परत से भिन्न नहीं होगा, भिन्न होगा भाई। ये पुराना पेड़ है, ये नया तना है, तो दोनों के परत में अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा बता। दिया हुआ है, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है तो उसके बाहरी सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर मिल गया यहाँ पे। इसमें क्या पूछा था, क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाहरी परत से भिन्न होती है? तो भाई भिन्न होती है। बता रहा है कि जो पेड़ होता है इसका आयु ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है, बाहरी इसके सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ चेंज होता है, परिवर्तन होता है। द्वितीय विभयोजक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, विभयोजक क्या होता है। तो जो कोशिका का विभाजन होता है उसी को बोलते हैं विभयोजक बोलते हैं। तो उसी के एक टाइप है द्वितीय विभयोजक। ये क्या होता है, तो इसका एक पट्टी कॉर्टेक्स में होती है। अब कॉर्टेक्स कहाँ है देख लेते हैं। तो यही ना वो तना था, तना का सेक्शन काटा गया है, तना ऐसे होता है, सेक्शन काट दो तो देखो इसी में कहीं कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स यहाँ पे है। तो जो द्वितीय विभयोजक होता है उसका एक पट्टी, देखो यही पट्टी है, पट्टी मतलब क्या, एक लेयर टाइप का, तो कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स में है, कॉर्टेक्स। अब इसी फिगर को यहाँ पे जूम किया हुआ है, तो ये वाला पार्ट देखो, ग्रीन वाला पार्ट जूम हो गया यहाँ पे ना, तो यही है कॉर्टेक्स। ये क्या है भाई, तो एक पट्टी टाइप का है, एक लेयर टाइप का है। क्लियर। तो जो द्वितीय विभयोजक होता है ये कॉर्टेक्स में होती है। कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। जो कॉर्टेक्स होता है ये क्या बनाता है भाई, तो कॉर्क नामक कोशिका का परत बनाता है। और कॉर्क के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं, एक तरह का छाल होता है, पेड़ का छाल होता है, चैप्टर 5 में पढ़े थे हम लोग। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। तो छाल किसका होता है भाई, कॉर्क का होता है। तो वही बता रहा है कि इन छालों, इन कॉर्क या बोलो छालों, छालों की कोशिकाएं मृत होती है। ये सब कहाँ होता है भाई, छालों कॉर्क ये सब कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है, उसी का तो बात कर रहा है। तो कोशिकाएं मृत होती है। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होते हैं। बता रहा है कि ये जो कोशिका होता है, इन कोशिका के बीच में कोई स्थान नहीं होता है, बिना अंतःकोशिकीय स्थान, कोई गैप नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यही है वो छाल कोशिका है। जैसे कोशिका है तो इनके बीच में कोई स्पेस है, कोई स्थानीय कोई स्थान नहीं है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है, कोशिका के बीच में कोई स्थान नहीं है। ई कोशिका है, इसको गैप मत समझ, नहीं तो कोशिका हो गया, इसके बगल में ई कोशिका हो गया, तो दोनों कोशिका में कुछ गैप है, गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। फिगर 6.6 में दिखा रहा है, फिगर 6.6 में दिखा ही रहा है, ठीक। व्यवस्थित होती है। इनकी भीति पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। तो ये कोशिका होता है, इनके छालों पे क्या होता है भाई, सुब्रिन नामक एक पदार्थ होता है, कोई पदार्थ होता होगा। तो सुब्रिन का काम क्या है भाई, तो जो ये छाला है इनको हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। मतलब इसमें हवा या पानी ना जा सकता है और ना पौधे के अंदर से बाहर निकल सकता है और ना बाहर से अंदर आ सकता है। तो अभेद बनाता है, मतलब हवा पानी जा नहीं सकता है। क्लियर। उसका फिगर यहाँ पे दिखाया ही है, देख लो। तो अब हमारा नेक्स्ट है जटिल अस्थाई ऊतक। ठीक, अभी कौन सा टाइप है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, अस्थाई ऊतक के बारे में पढ़े थे। तो ये बोल रहा था कि विभिन्न प्रकार का अस्थाई ऊतक होता है, उसी में एक पढ़ लिए थे हम लोग, सरल अस्थाई ऊतक। अब दूसरा टाइप है जटिल अस्थाई ऊतक। अब मेरे मोबाइल में स्पेस है नहीं, हम सोचे थे कि जितना भी पौधा वाला ऊतक है, पादप ऊतक है, उसको हम ख़त्म कर दें। तो पादप ऊतक यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में बनाते थे जंतु ऊतक के बारे में। लेकिन अब देख रहे हैं मोबाइल में स्पेस है नहीं, तो करें तो क्या करें, ट्राई कर रहे हैं, जितना तक जा रहा है उतना तक कर देते हैं। जटिल अस्थाई ऊतक क्या होता है, तो अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं।
अभी हम लोग जितना उत्तक के बारे में पढ़े वो कौन सा था, तो साधारण अस्थायी उत्तक था, यही ना था, साधारण अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक या साधारण बोलो जो बोलो। तो वो सब क्या था, तो वो सब था कि विभिन्न प्रकार के उत्तक था, अलग अलग टाइप का उत्तक था, लेकिन एक ही प्रकार के कोशिका से बना था। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही बता रहा है, जो कि एक ही तरह की दिखाई देते था। अब एक ही तरह के कोशिका से बना था तो एक ही तरह का दिखाई देगा ही। ऐसे उत्तकों को साधारण अस्थायी उत्तक कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, साधारण अस्थायी उत्तक कहते हैं। तो हम लोग पढ़े ही, साधारण बोलो या क्या बोलो या सरल बोलो, इसके बारे में पढ़ लिया हम लोग, क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है कि अन्य प्रकार के अस्थायी उत्तक को जटिल उत्तक कहते हैं। अब एक दूसरा अस्थायी उत्तक है, उसको क्या बोलते हैं, जटिल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जटिल उत्तक बता रहा है कि एक तरह के कोशिका से नहीं बना होता है, ये अधिक प्रकार, कोशिका का बहुत प्रकार से बना होता है। और जो साधारण अस्थायी उत्तक था वो क्या था भाई, तो एक ही तरह के कोशिका से बना था। यहाँ बताया ना कि एक ही प्रकार के कोशिका से बना था साधारण अस्थायी उत्तक, लेकिन जो जटिल अस्थायी उत्तक है विभिन्न प्रकार के कोशिका से बना होता है बना होता है। और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करता है। विभिन्न प्रकार की कोशिका से बना होता है, लेकिन मिल के एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करता है, एक होकर काम करता है। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। अब जो जटिल उत्तक है उसका उदाहरण क्या है भाई, तो जाइलम और फ्लोएम इसका उदाहरण है जटिल उत्तक का। जटिल उत्तक का टाइप है कौन भाई, जाइलम और फ्लोएम। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम कहाँ होता है। देखो जाइलम फ्लोएम कहाँ होता है, यहाँ आ गया जाइलम, जाइलम के बाद कहीं होगा फ्लोएम, देख रहे हो फ्लोएम, तो सब इसी में दिया हुआ है, सब पौधा का ही उत्तक है। कहाँ थे हम लोग, हो गया उदाहरण है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि इन दोनों को संवहन उत्तक भी कहते हैं। किसको, इन दोनों को, किसको, जाइलम और फ्लोएम को बोला है कि संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन मतलब क्या होता है कि ले जाने वाला, ले आने वाला। और ये मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। अब संवहन उत्तक ये दोनों है तो संवहन मंडल का निर्माण करेगा ही। संवहन मंडल भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो संवहन मंडल यही है। इसमें क्या होता है भाई, जाइलम और फ्लोएम होता है, दोनों मिलके संवहन मंडल बनाता है। ठीक, अभी तक मोबाइल का स्पेस चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना तक चलता है, बनाता है। संवहन उत्तक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। जो संवहन उत्तक है, संवहन उत्तक में कौन आता है भाई, जाइलम है, फ्लोएम है, ये सब आता है। तो ये सब जटिल पौधा का एक विशेषता है, मतलब जटिल पौधा में जाइलम और फ्लोएम होता है। और क्या करता है भाई, तो जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने का अनुकूल बनाता है। तो एक पौधा होता है पानी में रहने वाला, एक पौधा होता है स्थल पर रहने वाला। तो जो उनको स्थलीय वातावरण, जमीन पे जो वातावरण है, जमीन पे रहने के लिए उनको अनुकूल बना देता है, मतलब उनको जमीन के वातावरण में रहने के लिए उनको सपोर्ट करता है। कौन भाई, तो जो संवहन उत्तक है जाइलम और फ्लोएम, स्थलीय वातावरण में रहने के लिए उनको सपोर्ट करता है, पौधों के जो जमीन पे उगते हैं। क्लियर। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। 6.3 में आ जाओ, वहीं पे है 6.3, तने का एक भाग दिखाया गया है। इसी में बोल रहा है, देखो फ्लोएम, जाइलम, संवहन मंडल, वही सब तो है। तो जाइलम और फ्लोएम किसको सपोर्ट करता है भाई, तो जो पौधे स्थल पे होते हैं, पानी वाला नहीं, जो स्थल पे होते हैं उनको रहने के लिए अनुकूल बना देता है। यहाँ पे थे हम लोग ना, दिखाया गया है। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं, हाँ भाई देख सकते हैं। संवहन मंडल में विभिन्न प्रकार की कोशिका को देख सकते हैं, हाँ भाई देख सकते हैं, बहुत तरह की कोशिका है। अब नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम का कितना प्रकार होता है और क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं जाइलम का टाइप। पहला टाइप है जाइलम ट्रैकिड, जिसको वाहिनिका बोला जाता है। एक है वाहिका, एक है जाइलम पैरेन्काइमा,
चित्र 6.7a देखो 6.7 पहला टाइप है जाइलम का ट्रैकिड, इसके बारे में बताया, जिसको वाहिनिका बोला जाता है। दूसरा है वाहिका। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा दिखा दिया। तथा ये सब जितना है सब ना, ये सब जाइलम का टाइप, ये सब जाइलम फाइबर या रेसे से मिलकर बना होता है। क्लियर? जाइलम का ये टाइप है ये सब जाइलम रेसे से बना होता है। एकदम समझ में आ रहा होगा। अब ट्रैकिड के बारे में बता रहा है कि ट्रैकिड एवं वाहिका ट्रैकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। अब देखो ट्रैकिड और वाहिका के बारे में बता रहा है। ट्रैकिड और वाहिका जाइलम का टाइप है, तो इनका जो कोशिका भित्ति होता है, जो सेल वॉल होता है, जो बाहरी वाला सेल वॉल होता है, वो मोटा होता है। अब मोटा दिख भी रहा है, मोटा होता है, कोशिका भित्ति मोटा होता है। और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। और इनका जो परिपक्व कोशिका होता है, जो मैच्योर कोशिका होता है, वो मृत होता है। मतलब मैक्सिमम कोशिका ये दोनों का मृत होता है, डेड होता है। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकार होती है। सही है भाई। ट्रैकिड और वाहिका का जो संरचना है, बनावट है, क्या है भाई? नलिकार टाइप का है भी। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। और क्या करता है भाई? तो पानी और खनिज लवण का मतलब ले जाता है। तो कैसे करता है? तो ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? वर्टिकल, एकदम खड़ा खाड़ी। ऐसे नहीं ले जाता है, ऐसे ले जाता है। तो ऐसे है भाई, तो ऐसे ले जाता है। ऊर्ध्वाधर ले जाता है मतलब वर्टिकली ले जाता है, ऊपर नीचे करके ले जाता है। अब बता रहा है पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। तो दो टाइप के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब बता रहा है पैरेन्काइमा के बारे में, जो जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में बता रहा है। इस सब जो है जाइलम का ही तो भाग है तीनों, तो दो के बारे में पढ़ लिए। अब एक है जाइलम पैरेन्काइमा, उसी का भाग है तीसरा भाग। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या करता है भाई? तो पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। और इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं कि पैरेन्काइमा क्या करता है। यहाँ पढ़े थे हम लोग, भोजन का भंडारण करता है पैरेन्काइमा, वही तो है पैरेन्काइमा, भोजन का भंडारण करता है। तो सब पौधा का ही तो ऊतक है, कोई इधर है कोई उधर है, इस पौधा में वो नीचे रहता है तो ऊपर रहता है, सब वही है। तो सबका काम तो एक ही रहेगा। तो इसमें भी जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ये क्या करता है? भोजन का भंडारण करता है, भोजन स्टोर करता है। जाइलम फाइबर रेस या रेसे बोलो, मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। और जो जाइलम फाइबर होता है, यहाँ पे पढ़े थे जाइलम फाइबर के बारे में, जो रेसा वाला पार्ट है, ये क्या करता है? तो सहारा देता है, सहारा देने का काम करता है पौधों को। क्लियर? अब इसका दो टाइप था। किसका भाई? जो जटिल ऊतक था, जटिल ऊतक, इसका दो टाइप था, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का टाइप हम लोग देख लिए। अब देखेंगे फ्लोएम का टाइप कितना होता है। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों से बना होता है। कौन कौन है भाई? एक चलानी कोशिकाएं, एक है चलानी नालिका, इंग्लिश में सीप ट्यूब बोलते हैं। सबका फिगर दिया हुआ है, देखो सब यहाँ पे दिया हुआ है। चलानी कोशिका, चलानी नालिका, साथी कोशिका, सब दिया हुआ है, देख लेना। इसमें मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है, थोड़ा यहाँ से फास्ट खींच देते हैं। तो ये सब फ्लोएम का टाइप है। चलानी कोशिका, चलानी नालिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेसे, सब दिया हुआ है। देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा, चलानी नालिका, चलानी प्लेट, साथी कोशिका, ये सब फ्लोएम का सेक्शन है। फ्लोएम का टाइप है, उसका प्रकार है, सेक्शन दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 6.7D में दिखाई दिए वही है 6.7D। ठीक। चलानी नालिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नालिकार कोशिका होती है। अब बता रहा है चनाली नालिका के बारे में, जो इसका टाइप है। तो चनाली नालिका यहाँ पे है, ये क्या है भाई? छिद्रित होता है, मतलब छेद छेद टाइप का होता है। फिगर में नहीं दिखा है, लेकिन छेद छेद टाइप का होता है। और क्या होता है भाई? नालिकार कोशिका होता है, ये भी नालिकार कोशिका होता है, नली की तरह होता है। ठीक। फ्लोएम पत्तियों से, अब फ्लोएम का काम क्या होता है? जटिल ऊतक जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम का क्या काम है? तो जो पत्ती में भोजन बनता है, उस भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। कौन पूछ सकता है कि जो भोजन बनता है पत्ती में, उसको पौधे के विभिन्न भाग तक कौन पहुंचाता है भाई? तो फ्लोएम पहुंचाता है, याद रखना, इससे क्वेश्चन भी है।
फ्लोएम रेशो को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। अब देखो फ्लोएम का जितना भी सेक्शन है ना, तो सिर्फ जो रेशा वाला जो फ्लोएम रेशा को छोड़ के जितना भी कोशिका हो, जितना भी सेक्शन होता है फ्लोएम का, वो सब जीवित कोशिका से बना होता है। चलानी प्लेट, चलानी नालिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, साथी कोशिका, ये सब जीवित कोशिका से बना होता है। लेकिन जो फ्लोएम रेशा होता है वो मृत कोशिका से बना होता है। तो भाई जो पादप ऊतक था उसका वो ख़त्म हो गया, और मेरा टारगेट था कि एक पार्ट में पूरा पादप ऊतक ख़त्म कर देंगे। अब सेकेंड पार्ट जब बनाएंगे इस वीडियो का तो जंतु ऊतक ख़त्म कर देंगे, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर ख़त्म, ठीक। तो 2 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करने का टारगेट था। तो पहला पार्ट कंप्लीट कर दिए, पादप जंतु ख़त्म कर दिए। उससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, एकदम आराम आराम से देखना। और इसका जो क्वेश्चन है 405 देख लेना, 404 देख लेना, 377 देख लेना, 400, 401, 406 लगा दिए, ठीक। आराम से देख लेना, इधर कोई क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ तक कौन पहुँचा है, ये शायद चला गया होगा वीडियो 1 घंटा 40 मिनट। यहाँ तक कौन पहुँचा है एक बार कमेंट करना, बहुत मेहनत लगा है, ठीक ना। तो एक बार कमेंट करना। और मेरा फिजिकल चल ही रहा है, दुआ करो कि मेरा नौकरी हो जाए।